पटनी है, इसके अंतर्गत हड़प्पा काल और आयरन खाद्य संग्राहक थे। पूरा का मतलब होता है पुराना और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख से 50,000 BC, मध्य पाषाण काल होमो सेपियंस की उत्पत्ति को बताता है। फ्लिंट जो था महाराष्ट्र और 4000 BC तक मध्य पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण कालीन चरण था ये। जिला में है। बागौर जो है वो राजस्थान में है। संकल कल्लू जो है वो कर्नाटक में है। संकल कल्लू कर्नाटक में है। इस समय जो व्यक्ति थे वो शिकारी और समुदाय में रहते थे। तुतिकोरिन दक्षिणी तमिलनाडु में है। माइक्रोलिथिक छोटे पत्थरों के प्रयोग किया था और माइक्रोलिथिक साइट जो थे वो आजमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान बनाया गया था। बागौर नवपाषाण कालीन स्थल देखते हैं। नवपाषाण काल जो कि 7000 से लेकर 1000 BC तक नवपाषाण काल था। नव मतलब नया और पाषाण मतलब पत्थर। इस समय जो व्यक्ति था वो खाद्य उत्पादक था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जौ और कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। घरों के साक्ष्य भी मिले हैं मेहरगढ़ से। कश्मीर घाटी में हड्डियों के बने उपकरण और हथियार मिले हैं और इनके स्थल थे बुर्जहोम में क्या था कि झीलों के किनारे गड्ढे में निवास श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में इंसान के साथ पालतू कुत्तों का सब दफन था बुर्जहोम में, जो कि श्रीनगर के पश्चिम में 16 किलोमीटर था। जबकि गुफकराल जो है ना वो श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम में 41 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कृषि और पशुपालन और कुम्हारों की गुफा यहाँ से मिली है। कहाँ से? गुफकराल से। बिहार में चिरांद है जहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले। कर्नाटक में देखें तो संकल कल्लू है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है, पिकली हल है, हल्लूर है। यहाँ सबसे बाजरा की खेती होती थी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कोल्डिवा से चावल की खेती के प्रमाण मिले। आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास
बुद्धिहाल हो गया, उतनूर जो कि सबसे पुराना साइट है, नागार्जुन कोंडा। तमिलनाडु में देखें तो पयमपल्ली और कावेरी नदी के सामने वेलन घाटी, कोल्डिवा और महागरा। कोल्डिवा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं 7000 तुर्की का नवपाषाणकालीन स्थल है। मेघालय में देखें तो गारो पहाड़ियाँ, असम में देखें तो दाओजली हेडिंग दाओजली हेडिंग जगह है जहाँ से कि जेराइट पत्थर, हरा पत्थर पाया गया। लाल और काले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कला देखा जाए तो भीमबाद से 45 किलोमीटर दक्षिण है। चट्टानों में चित्रकला किया गया है। मानवों द्वारा चित्र बनाया गया है चट्टानों में। नवपाषाणकालीन लोग संपत्ति भी धारण करते थे। पर पहली धातु की खोज तांबा की गई थी ना खोज पहली धातु की खोज तांबा की खोज की गई थी। यहाँ हम देख सकते हैं उन स्थलों को। ये है हमारा बुर्जहोम है कश्मीर वाले एरिया में। फिर उसके बाद ये मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान वाला में ये है। चिरांद है, फिर यहाँ दाओजली हेडिंग है, ये कोल्डिवा है, नीचे हमारा पयमपल्ली है। ताम्र युग दिखते हैं। ताम्र युग में क्या था ना, चालकोलिथिक एज में ना ये जो मनुष्य था वो ग्रामीण समुदाय बना चुका था, मतलब ग्रामीण समुदाय था ये इनके स्थल जो मिलते हैं वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार जो है ना वो सबसे पहला था। बनास घाटी है ये, दक्षिण पूर्व राजस्थान के बनास घाटी में आहार सबसे पहला। और गिलुंद खेतरी की खान जो है ना राजस्थान में है, जबकि मलज खंड की खान जो है वो मध्य प्रदेश में है, जहाँ से कि कॉपर मिलता है। कॉपर कहाँ से मिलता है? खेतरी की खान राजस्थान से और मलज खंड की खान मध्य प्रदेश से मिलता है। पूर्वी भारत में देखा जाए तो चिरांद गंगा नदी के किनारे है। बर्धमान जिला और मिदनापुर जिला ये वेस्ट बंगाल में है। मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन। कायथा जो है वो काली सिंध नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में जो है ना वो जोड़वे संस्कृति के स्थल मिलते हैं, जिसमें कि नेवासा हो गया, दईमाबाद, चंदौली, नामगांव, नासिक, नब्दातोली जो था वो नर्मदा नदी के किनारे थी, जबकि जोड़वे जो था वो प्रवरा नदी के किनारे था। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे था। दाइमाबाद सबसे बड़ी साइट है। जोड़वे के अंतर्गत दाइमाबाद सबसे बड़ी साइट थी। गणेसर जो है ना वो राजस्थान में है। तांबे के बने बहुत उपकरण यहाँ से मिले गणेसर से। कलश में अस्थियाँ इसे उर ब्यूरियल पाई गई है कि ईंटों और घोड़े से अनजान थे। जो ये ताम्रपाषाणिक लोग जो थे ना वो पक्के ईंटे और घोड़े से अनजान थे। बर्तन देखा जाए तो ये काली और लाल पोट्री ये बनाते थे। गेरुआ रंग के भी पोट्री बनाया जाता था। किनके द्वारा? तो ये जो थे हमारे ताम्रपाषाणिक द्वारा। यहाँ पर दिखाया गया है वो गणेसर सबसे ऊपर वाला में गणेसर है। जोधपुरा कल्चर है था वहाँ पर। फिर ये आहर कल्चर को दिखाता है। ये जो है वो कायथा और मालवा कल्चर को दिखाता है। इधर जो हमारा है वो जोड़वे कल्चर को दिखाता है सबसे नीचे। अन्य में देखा जाए तो इंडिया शब्द सिंधु से आया है, जिस सर्कल में शुरू हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है ना जॉर्ज मार्शल ने दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता कहा जाता है। हड़प्पा जो था वो पहला खोजा गया स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है ना वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, बलूचिस्तान और सिंध से प्राप्त हुए हैं। परिपक्व अवस्था जो है वो 2600 BC से लेकर 1900 BC तक का परिपक्व अवस्था है। ये इंडू सिविलाइजेशन का ये पूरा का पूरा स्थल दिखाई दे रहा है। अब इनकी चौहद्दी देखते हैं तो उत्तर में जो था वो मांदा जम्मू कश्मीर में है, पूरब में दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र और पूरब में आलमगीरपुर यूपी, पश्चिम में राजस्थान से मिल जाता था। टीन ये
मिलाकर कांसा बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखा जाए तो हड़प्पा के बारे में जानते हैं। पंजाब प्रांत में स्थित है। खोज इसका दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 12 अनागार मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से 12 अनागार मिले हैं। प्रारंभिक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा में देखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा जो था वो विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, कृषि और पशुपालन तथा कुछ शिल्प के साक्ष्य मिले हैं, जबकि उत्तर हड़प्पा में ना हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट कलाकृतियाँ वजन, मूड़े, मोती गायब हो गई थी। प्रारंभिक हड़प्पा में कोई बड़ी इमारत नहीं है। उसके बाद बी डब्ल्यू ब्रेक प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता में था। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलाने के साक्ष्य तथा कुछ बस्तियों के त्यागने के प्रमाण मिले हैं। जबकि उत्तर हड़प्पा में क्या था? लेखन, लंबी दूरी के व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी गायब हो गई थी। घर निर्माण तकनीक खराब हो गई थी। कोई बड़ी सार्वजनिक संरचना और ग्रामीण जीवन संरचना नहीं थी और ग्रामीण जीवन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं निकासी प्रणाली, घरेलू वास्तुकला, सामाजिक अंतरों पर नजर रखना, शिल्प उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, धार्मिक अभ्यास, मुहर लिपि, बाट, हड़प्पा सभ्यता, इन सब पर देखते हैं। कृषि से देखते हैं तो प्रमुख फसलें जो हैं वो गेहूँ और जौ हैं। गेहूँ, तूर, चना, तिल, बाजरा, चावल प्रमुख फसलें थे। आहार संबंधी प्रथाएं देखें तो जले हुए अनाज और बीज थे। खाने की चीज़ों में जले हुए अनाज और बीज की प्राप्ति हुई है। कृषि प्रौद्योगिकियाँ देखा जाए तो बैल, मोहरों और टेराकोटा पर बैल की आकृति होती थी। बैल का उपयोग जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हल का टेराकोटा मॉडल जो है वो चोलिस्तान और बनावली में पाया गया है। जुता हुआ खेत कालीबंगा में मिला है। 2 समकोण पर ढांचे के सेट बताते हैं कि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। नहरें जो है वो सोरतुगई अफगानिस्तान से मिले हैं। जलाशय जो है वो धौलावीरा से मिला है। सैंडल कवर्न जो था वो अनाज पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। तांबे के औजार कटाई के लिए प्रयुक्त होते थे। कृषि व्यवस्था, गेहूँ, ज्वार, मटर, सरसों इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। खेत जोतने का हल जो था वो कालीबंगा से मिला है। ये गवरबंद नाला का प्रयोग करते थे जल एकत्रित करने के लिए। चावल के साक्ष्य लोथल गुजरात से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कपास की खेती करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें सिंडन भी बोलते हैं। भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, गधे के साक्ष्य मिलते हैं। भैंस, बकरी, भेड़, सूअर और गधे के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़ों के साक्ष्य सोतका गेंडोर से मिलता है। पशुपालन में देखें तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, बैल जैसे मवेशी थे। सूअर, घड़ियाल, हिरन, मछली और मुर्गी की हड्डियाँ भी पाई गई है। घोड़े और गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। घोड़े और गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किससे? इस सिंधु घाटी सभ्यता से। नगर नियोजन देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता थी शहरी केंद्रों का विकास। शहरी केंद्रों का विकास सबसे अनोखी विशेषता थी। गढ़ और निचला शहर। गढ़ ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था। निचला शहर, यह शहर के निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। आवासीय स्थान था ये। चहुंदरों में गढ़ नहीं पाए गए थे। धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित था। गढ़, मिडिल टाउन और निचला बस्तर। विशाल स्नानागार तो मोहनजोदड़ो में मिला है। यह गढ़ में स्थित होता था। निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। यह आयताकार बना हुआ था। 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। मोर्टार और जिप्सम का उपयोग करके जलरोधी बनाया गया था। जिसको विशाल अनागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये अन्न की कोठरी कहा जाता है इसे, विशाल अनागार को। अनागार देखें तो ये 12 अनागार पाए गए हैं हड़प्पा में। 6 अनागार की 2 पंक्तियाँ पाई गई हैं। धौलावीरा और लोथल पूरी बस्ती किलेबंद थी और शहर के भीतर के हिस्से भी दीवारों से अलग थे। लोथल के भीतर गढ़ की दीवार से नहीं घेरा गया था। योजना बनाई गई जल निकासी ग्रिड पद्धति वाले सड़की गलियां नाली प्रणाली बड़े शहरों तथा छोटी बस्तियों में भी पाई जाती थी। लोथल जली पकी हुई ईंटों से निर्मित उस अपशिष्ट को साफ करने के लिए नालियों के बीच में नाबदान या शेष पिट था। ढक्कनों के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था।
रसोई रसोई व स्नान घरों में भी नालियाँ होती थी जो सड़क के नालियों से जुड़ी होती थी। नालियाँ पत्थर के ईंटों से ढकी ढकी रहती थी। मेन हॉल भी होते थे, ग्रिड बनती। समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती हैं, जिससे एक सुव्यवस्थित लेआउट बनता है। अब आते हैं आगे। हर घर का अपना बाथरूम होता था। कई घरों में धुएं थे। गोपनीयता की चिंता नहीं है। जमीनी स्तर पर दीवार प्रवेश द्वार के अंदर या आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखता था। कई घर एक आंगन के ऊपर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे होते थे। सामाजिक अंतरों पर नजर रखें तो दफन का अध्ययन करते हैं तो कुछ उदाहरणों में मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती चीज़ें दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। पुरुष और महिलाओं दोनों के शवों के दफन में आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनका उपयोग मृत्यु के बाद किया जा सकता है। नोटवा में एक पुरुष की खोपड़ी के पास 3 शंख के जैस्कर रंग का और सैकड़ों सूक्ष्म मोतियों से युक्त आभूषण पाए गए हैं। शिल्प उत्पादन चौहदरों शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मुहर बनाना और वजन बनाना शामिल है। चौहदरों में नागेश्वर और बालाकोट जो थे वो शैल निर्माण के केंद्र थे। चूड़िया, करछुल, जराई आदि बनाए जाते थे। चौहदरों लोथल और अभिला ये विशेष ड्रिल पाए गए हैं, से मिले हैं। ईंटें लकड़ी के साथ मिले हैं। नाव बनाने के काम होता था। आभूषण बनाने का काम होता था। सोना कर्नाटक से मिलता था। बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं। लाल एवं काले रंग के पॉलिश किए हुए बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था। व्यापार एवं वाणिज्य देखते तो नागेश्वर और बालाकोट से सैल मिलते थे। सरतोगोई से लैपिस लाजुली, भरूच से कार्नेलियन, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात से एस्टीटाइट, इटली और ओमान से तांबा। व्यापार देखा जाए तो मुहर, टेराकोटा, एगेट और सेल खड़ी के बनाए जाते हैं। हमें हड़प्पा की टूटी हुई मोहरें मिली हैं। नाम प्रयोग होता था। लैपिस लाजुली जो था वो नीला पत्थर था। दूर देश से नंबर में देखे तो मेसोपोटामिया में मगन, ओमान खाजा मोर के लिए यूज किया गया है। मेलुहा जो था वो नाविकों की भूमि कहलाती थी। मेलुहा को नाविकों की भूमि कहते थे, जो कि हड़प्पा को दिखाता है। मुहर, लिपि और बाढ़ देखें तो सील जो थे वो 3 तरह के होते थे। आयताकार सील हड़प्पा से मिले हैं। मेसोपोटामिया। तो गोलाकार सील जो था वो बहरीन से मिला है। हड़प्पा की स्टेटाइट की बनी हुई मोहरें, इसमें जानवरों की आकृतियाँ एक लिपि शामिल थी। का नाम और शीर्षक बता प्रोटोसिब बैठे हुए हैं योग मुद्रा में और उनके चारों तरफ जानवर है। ये जानवर जो बेटा रड हो गया से याद कर सकते हैं। बी से हो गया बफेलो भैंस, ई से हो गया हाथी, बी से बुल नहीं बफेलो भैंस, ई से हो गया हाथी एलिफेंट और टी से हो गया हमारा टाइगर शेर, 8 से हो गया एक सिंग वाला गैंडा और डी से हो गया हिरन। लिपि देखें तो भाव ये लिपि लिपि थी जिसे बोस्टोफेडन कहा जाता है। बोस्टोफेडन में क्या होता है, पहले दाएं ओर से बाएं ओर, फिर बाएं से दाएं ओर और फिर दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। मोहर लिपि और बाढ़ देखते हैं। हड़प्पा लिपि क्या था, वर्णानुक्रम में नहीं था। लिपि जो है ना वो वर्णानुक्रम में नहीं है, दाएं से बाएं ओर लिखा गया है। बहुत अधिक संकेत इसमें मिलते हैं। 375 से 400 संकेत है। अधिकांश शिलालेख छोटे हैं और सबसे बड़े शिलालेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। आभूषण, हड्डी की छड़, मोहरे, तांबे के औजार, जार और एक प्राचीन साइन बोर्ड पर पाया गया है। तौल देखें तो विनियमन को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा विकसित किया जाता था, जो आमतौर पर चट नामक पत्थर से बना होता था। सुकूर और रोहड़ी पहाड़ियाँ जो है ना वो चूना पत्थर और चट ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। कहाँ, सुकूर और रोहड़ी पहाड़ियों से, और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजा जाता था।
वजन का निम्न मूल्य वर्ग बाइनरी में और उच्च मूल्य वर्ग दशमलव दशमलव में था। राजनीति देखें तो व्यापारी वर्ग का शासन होता था। धार्मिक प्रथाएं, टेराकोटा की मादा मादा मूर्ति मिली है जिसके भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रहा है। पृथ्वी की पूजा एक देवी के रूप में होती थी। यूनिकॉर्न जो था एक सिंग वाला जानवर। लिंग, शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाने वाला शंक्वाकार पत्थर की वस्तुएं। पशुपति नृत्य करती हुई त्रिभंग मुद्रा में एक मूर्ति मिली है जो कि 10.5 मीटर लंबी है। ये त्रिभंग मुद्रा में। चहुंदरो, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है चहुंदरो। खोज इसका गोपाल मजुमदार ने किया है। सिंध प्रांत में स्थित है। बिना गढ़ वाला शहर था चहुंदरो। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोज इसका रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले पुरुष सेलखड़ी के बने हुए हैं। माँ माँ देवी की मूर्ति मिट्टी की मूर्ति मिली है। विशाल अनागार प्राप्त हुआ है। मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है। पशुपति सिल मिली है। लोथल लोथल जो है वो गुजरात में है। प्राकृतिक बंदरगाह था। जहाज़ बनाने का स्थान था लोथल। टेराकोटा जहाज़, आग की बेदी और संयुक्त दफन का व्यवस्था था लोथल में। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। गंगा नदी के किनारे है। काले कंगन मिले हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हर घर में कुआं मिला है कालीबंगा से। सुतका गेंडोर, तटीय शहर मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं सुतका गेंडोर से। धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। 3 भागों में विभाजित है ये, गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर। राखी गड्डी, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है वो भारत में वो है राखी गड्डी है। टेराकोटा के बने खिलौने मिले हैं। हरियाणा में है राखी गड्डी। बनावली जो है वो भी हरियाणा में है। गग्गर नदी के तट पर है। ग्रिड प्रणाली नहीं थी इसमें। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है भिराना। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है भिराना। हड़प्पा का पतन देखते हैं। इससे संभावित कारण है जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का बहना या सूखना और भूदृश्य का अत्यधिक उपयोग। का दफनाने के तरीके देखें तो संयुक्त या युगम समाधान लोथल से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सबके साथ मिट्टी का दफन वो रोपड़ से हुआ है। विस्तारित अंत्येष्टि संस्कार जो है सनौली यूपी से प्राप्त हुआ है। अब हम आते हैं अपना वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 बीसी तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल जो था वो 1500 से लेकर 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। द आर्कटिक होम ऑफ वेदांत पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। इस समय वेदों का संकलन हुआ था, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसी समय वेदों का संकलन हुआ था, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इंडो आर्यन सिद्धांत, आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। वैदिक ग्रंथों की रचना इंडो आर्यन ने की थी। सभी भारतीय आर्य जाति से संबंधित है। बोगाजुकोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं और उनके जन्म के बारे में तुर्की में खोजा गया था। भाषा के आधार पर कुछ शब्द जो हैं समान हैं। यूरोप और भारत के शब्दकोशों में हुए हैं। भ्राता शब्द अंदर। वेद वेद सबसे का जो ईरान का ग्रंथ है फारसी अनुवाद का, फारसी समुदाय का बड़ा ग्रंथ जो है वो कहा जाता है मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये ईश्वर का उपाय। वेदों को उत्खंड लिखा जाए तो संहिता मंत्रों का संग्रह है। संहिता में ब्राह्मण क्या होता है? अनुष्ठान, समारोह और बलिदान का वर्णन है ब्राह्मण में। आरण्यक में उपनिषद तथा दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का वेदांत भी कहते थे। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। 108 उपनिषद नैना परंपरागत है, जबकि मुख्य रूप से 10 उपनिषद है। सभी वेदों का आखिरी भाग जो है वो ब्रह्मण है। वेदों के प्रकार ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद वैदिक मंत्रों के आख्यान करने वाले और कर्मकांड करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। 4 देवताओं के बारे में अग्नि, वरुण
तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा वर्णित है गायत्री मंत्र। मंत्रों की संख्या 24 है। 10 मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। प्रमुख उपनिषद देखा जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना और कठोपनिषद नचिकेता की कहानी है। इसमें अथर्ववेद 20 खंड में विभाजित है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है ये। इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख है अथर्ववेद में। प्रमुख उपनिषद देखा तो मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते जयते का वर्णन है इसमें, और महाउपनिषद में पुरुषोत्तम का उल्लेख है। पुरोहित जो थे वो ब्रह्मा के स्वरूप थे। भारतीय दर्शन देखा जाए और परंपरावादी सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, वैशेषिक, योग, उत्तर मीमांसा, बादरायण, दर्शन, वेदांत। वेद के समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। कुल 6 वेदांग हैं। शिक्षा, मौलिक अध्ययन, कल्प, अभ्यास का अध्ययन, व्याकरण, शब्दों का ज्ञान, ज्योतिष, प्रकाश का अध्ययन, ये लोग व्यास और सरस्वती 10 राजन युग जो था वो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। प्रथम कबीले कबीले के राजा के साथ समाज चार वर्गों में बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। विधवा पुनर्विवाह होते थे। नियोग प्रथा, विधवा पति के छोटे भाई से शादी कर नियोग प्रथा ब्रिटिश समाज था। गाय को पवित्र व अमूल्य संपत्ति माना जाता है। गोमन धनी व्यक्ति को कहा गया। राजनीति राजतंत्र शासन प्रणाली थी। सभा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का समुदाय था। समिति आम लोगों का समुदाय था। विद्वत या विधाता धार्मिक उद्देश्यों के लिए ये सभाएं थी। सेनानी जो था वो सेना प्रमुख था। ग्रामीणी जो था गांव प्रमुख था। पुरोहित जो थे वो पुजारी थे। धर्म प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया। सबसे अधिक बार नाम आया है इंद्र का। फिर पृथ्वी, अग्नि जो थे वो भगवान और मनुष्य के बीच की कड़ी थे। सोम, वायु, रुद्र पशुओं का देवता था। अदिति जो थे वो देवताओं की माँ थे। सावित्री गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। सावित्री पशु पूजा नहीं होता था। गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। आर्य ग्रंथों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। बलि जो था वो राजा को स्वैच्छिक भेंट था। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियाँ ब्यास और सतलज के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2009 में शामिल किया गया। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। आर्यों ने अब अपना निवास स्थल पंजाब से पश्चिमी यूपी, गंगा, यमुना, दोआब तक विस्तारित कर लिया था। ऊपरी हिस्से में कुरु रहते थे और निचले हिस्से में पंचाल रहते थे। ये मिलकर हस्तिनापुर को राजधानी बनाए थे। कुरु कबीले के में ही पांडव और कौरव रहते थे।
महाभारत जो हुआ था वो 950 ईसा पूर्व के आसपास, जबकि जबकि महाभारत ग्रंथ की रचना जो था वो 420वीं शताब्दी में लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में और आगे आर्यों ने दोआब से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र विस्तारित कर लिया। लोहे के हथियार और घोड़े की वजह से ऐसा संभव हो पाया। लोहे को कृष्ण या श्याम अयस्क श्याम प्रकार का लोहा कहते थे। कृषि, राजा भी खेती में शारीरिक श्रम करते थे। बिरही शब्द जो है ना चावल के लिए प्रयोग किया गया है। लकड़ी के हल ग्रामीण इलाके में प्रयोग किए जाते थे। राजनीतिक व्यवस्था देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकृत व्यवस्था था। सभा औरतों को बैठने की अनुमति नहीं थी, बाद बाकी समिति और विधाता में बैठ सकती थी। समाज वर्ण में विभाजित, समाज जो था वो वर्ण में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो, अब क्षत्रिय जो थे वो व्यापार भी करने लगे थे। शूद्र जो था वो नौकर की तरह हो गया था। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। गोत्र प्रणाली का उदय हुआ था। 4 आश्रम में विभाजित हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में। अनुलोम विवाह होता है ना, उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की के बीच विवाह। प्रतिलोम जो होता है उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति के लड़के के बीच में विवाह। 8 प्रकार के विवाह इसमें आए। ब्रह्म विवाह जो कि वैदिक रीति से समान वर्ण में विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। दैव विवाह, पिता ने दक्षिणा में पुजारी को दान की अपनी बेटी देना। आर्ष विवाह, एक गाय और एक बैल का प्रतीकात्मक वधू मूल्य दिया गया। प्रजापत्य विवाह जो था वो दहेज रहित विवाह था। असुर विवाह जो था वो खरीद कर विवाह करना। राक्षस विवाह जो था अपहरण द्वारा विवाह करना। पिशाच विवाह जो था वो इस विवाह में जो लड़की अपने होश में नहीं होती है उससे जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता था। इसे पिशाच विवाह बोलते थे। आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में संवाद के रूप में एक स्रोत है जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। ये है ब्यास और सतलज। किसी व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों में निर्धारित होते हैं। यह है अर्थ, मोक्ष, धर्म, काम। रामायण में रत्नाकर का दूसरा नाम था वाल्मीकि। वैदिक युग में एक समय राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। अनुष्ठान को दर्शाने वाला शब्द जो था वो कल्प था। ऋषि ऋषि व्यास ने पुराणों और महाभारत का संकलन किया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के कारण, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के कारण बौद्ध और जैन धर्म का उत्पत्ति होता है। कृषि अर्थव्यवस्था जो था वो जानवरों की बलि के कारण कृषि प्रभावित हुई। पंच चिन्हित सिक्कों का प्रयोग, व्यापार में वृद्धि हुआ, वैश्यों के द्वारा किया गया था। ये जैन और बौद्ध धर्म में सभी वर्णों के साथ समान व्यवहार किया गया। वर्ण जन्म के जगह पर कर्म के आधार पर निर्धारित होते थे। अहिंसा में वो विश्वास करते थे। जैन धर्म, महान शिक्षक को न तीर्थंकर कहते हैं और ये 24 हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जो कि अयोध्या के थे और उनका चिन्ह बैल था। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और ये वाराणसी के थे और इनका चिन्ह सर्प था। 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर जो कि वैशाली में जन्मे थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था। वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने वास्तविक संस्थापक थे। वेदों में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। एक है ऋषभदेव जो कि पहले है और दूसरा है अरिष्टनेमी जो कि 22वें है। वर्धमान महावीर के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म जो है वो 540 बीसी में लगभग होता है, कुंडलग्राम वैशाली बिहार में। मृत्यु इनका 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार शरीफ बिहार में होता है और इनके मृत्यु को मोक्ष कहा जाता है। पिता जो है वो सिद्धार्थ है, ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय हैं। माता जो है वो त्रिशला है। पत्नी जो है वो यशोदा है। पुत्री जो है वो अनुजा प्रियदर्शनी है जिसका पति जमाली था और वह महावीर का प्रथम अनुयायी था। गृह त्याग, ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और फिर ये मकलीपुत्र गोसाल से मिलते हैं। मकलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। ज्ञान प्राप्त जो था वो इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन कहा गया। पूर्ण ज्ञान, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाने वाला कहा गया। प्रथम उपदेश इन्होंने पावा में दिया था। बसादिस जो था ना वो जैन मठ था। दक्षिण भारत के जैन मठ को बसादिस बोलते हैं। उसके बाद आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन जो था वो मोक्ष के लिए 3 उपदेश देते थे: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। जीवन के 5 सिद्धांत हैं जिन्हें अनुव्रत कहा गया। ये है अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य,
सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, भौतिक सुखों से दूर रहना। जैन विभाजन देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु। होता क्या है कि उत्तर भारत में 303 बीसी के आसपास अकाल के कारण कारण चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जो हैं वो दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले चले जाते हैं। उसके बाद वहीं पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना व्रत से अपना प्राण का त्याग कर देता है। स्थूलभद्र जो है वो अकाल में भी उत्तर भारत में ही रहे और श्वेत वस्त्र धारण किए, इसलिए वे श्वेतांबर उनका मत जो था वो श्वेतांबर कहलाने लगा। प्रथम जैन संगीति जो है ना 298 बीसी में प्रथम जैन संगीति होता है। इसमें 12 अंग संकलित किए गए थे। संरक्षण दिया था बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार उसने संरक्षण दिया था प्रथम जैन संगीति का 298 बीसी में, और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति जो है वो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होता है। इस समय जो संरक्षण देने वाले थे ना, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में यहाँ पर जैन साहित्य जो है ना वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। आते हैं हम वास्तुकला के ऊपर देखते हैं तो रॉक कट गुफा मंदिर जो है ना, जिसे हाथी गुफा है, ये खारवेल द्वारा उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में बनाया गया था। उड़ीसा में ये दिलवारा जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में है। ये वास्तुपाल बंदियों द्वारा निर्माण किया गया था। गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति जो है ना वो बाहुबली जो है ना वो ऋषभदेव के पुत्र थे। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, यहीं पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। अनुयायी देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंबिसार जो था वो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और उसका पुत्र जो था अजातशत्रु। ये सभी जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। यही है। जैन टेम्पल का आर्किटेक्चर देखते हैं। सबसे ऊपर होता है कलश होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो आमलक होता है, वो जो गोला की तरह होता है ना उसमें आमलक होता है चकड़ी की तरह। फिर उसके बाद ये शिखर है। उसके नीचे आते हैं तो ये हमारा उरुस शिखर है। और ये इधर पीछे की तरफ जो होता था उसे बोलते थे गर्भगृह बोलते थे, और उसके अंदर जो होता था वो गर्भगृह होता था जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति होती थी। फिर ये अंतराल है। फिर उसके बाद ये महामंडप है, फिर मंडप है, फिर अंड मंडप है। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा पथ है। जगती क्या था कि ऊंचा प्लेटफॉर्म होता था। ये जगती जो था ना ऊंचा प्लेटफॉर्म होता था। फिर था ये आधिस्थान जो कि बेसमेंट कहते थे। ये हमारा दिलवारा जैन टेम्पल है। रनकपुरा टेम्पल है, ये जैन टेम्पल गुजरात का है। फिर ये माउंट मांझी टुंगी है। फिर उसके बाद ये सिकर जी का टेम्पल है। फिर है एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में। उसके बाद सितानावासल केव्स जो कि तमिलनाडु में है। ये सभी भी संबंधित है किससे? जैन धर्म से। उदयगिरी केव्स जो है उड़ीसा में, ये भी है जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से हैं, क्षत्रिय हैं। ये भी जन्म इनका 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में होता है। मृत्यु इनका 483 बीसी में कुशीनगर में होता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता सुधोधन थे, माता महामाया थी। सौतेली माँ जो थी वो महाप्रजापति गौतमी है। और ये प्रथम भिक्षुणी भी बनती है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था। पत्नी का नाम जो है यशोधरा है। बेटा जो है वो राहुल है। गृह त्याग, ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। इनके शिक्षक गृह त्याग करने के बाद पहले शिक्षक थे इनके अलार कलाम, फिर दूसरे शिक्षक थे रुद्रक रामपुत्र। ज्ञान प्राप्ति जो होता है वो बोधि वृक्ष के नीचे उरुवेला बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक देखें तो कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बोधि वृक्ष जो है वो ज्ञान प्राप्ति का जिसे निर्वाण कहा गया। पहिया जो है वो पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन का है। स्तूप जो है वो मृत्यु महापरिनिर्वाण का है। घोड़ा इनके घोड़ा के नाम कंथक था, और रथ चालक जो थे वो चन्ना। स्तूप जो होता था ना वो देत था, परिनिर्वाण को प्रदर्शित करता था। 4 आर्य सत्य है।
दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो थे, इनके 8 अष्टांगिक मार्ग थे। सम्यक दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वचन, हानिकारक बातों और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, अपने 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 आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान को देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब हो जाना। ये जो है ना वो मुद्रा देख लेते हैं। तो हाथ जोड़ने वाला ये मुद्रा जो है वो उसे कहा जाता है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा ये क्या है कि टीचिंग व्हील्स रिप्रेजेंट द बुद्धाज टीचिंग्स। बुद्धाज टीचिंग को बताता है। ये है अभय मुद्रा। एक हाथ को अपने पैरों पर और दूसरा हाथ को ये आशीर्वाद देने के फॉर्म में जो होता है इसे कहते हैं अभय मुद्रा। ये है फियरलेस, सिग्निफाइज प्रोटेक्शन एंड ओवरकमिंग फियर्स। उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा है ये, जिसमें टचिंग द अर्थ रिप्रेजेंट द बुद्धिज्म इनलाइटनमेंट। फिर बाएं हाथ को ऊपर और दाएं हाथ को पैर के नीचे रखना। ये है बरद बरद मुद्रा, जिसमें जेनरोसिटी रिप्रेजेंट गिविंग एंड कंपैशन को दिखाता है। उसके बाद ये है ध्यान मुद्रा है। जब दोनों हाथों को मिला लेते हैं तो वो ध्यान मुद्रा है। इसमें मेडिटेशन सिग्निफाइज कंटेम्पलेशन एंड इनर पीस। फिर ये है हमारा वितर्क मुद्रा, जिसमें कि व्हील ऑफ लॉ बोलते हैं इसे, रिप्रेजेंट रीजंट डिस्कस्ड एंड द ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं। पहली बौद्ध संगीति जो होता है वो राजगृह में होता है, 483 बीसी में होता है। अजात शत्रु के समय में महाकश्यप कश्यप जो थे वो अध्यक्ष थे। दूसरा जो था वो वैशाली में होता है 383 बीसी में। कालाशोक के समय में सवाकामी जो थे अध्यक्ष थे। तीसरा जो था वो पाटलिपुत्र में होता है 250 बीसी में। अशोक के समय में मोगलीपुत्र 30 जो है वो अध्यक्ष होते हैं। चौथी जो है वो कुंडलवन कश्मीर में होता है, 72 एडी में होता है। कनिष्क जो होते हैं शासक होते हैं और पशुमित्र जो था इसमें अध्यक्ष रहता है। बौद्ध धर्म का चौथे में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म देखते हैं तो हीनयान, मूर्ति पूजा में अविश्वास करने वाला हीनयान। इसके साहित्य जो थे पाली भाषा में लिखे गए थे। महायान जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इसके साहित्य जो थे संस्कृत भाषा में लिखे गए। बोधिसत्व, ब्रजपानी, अवलोकितेश्वर और अमिताभ जो थे वो महायान से संबंधित थे। बौद्ध ग्रंथ देखते हैं तो बौद्ध ग्रंथ जो है पाली में लिखा गया है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, बुद्ध की शिक्षाएं जो है सुत्त पिटक में है। विनय पिटक, मठ के नियम जो है विनय पिटक में है। अभिधम पिटक जो है ना वो सूत पिटक की व्याख्या करता है। मिलिंद पन्हो पाली में लिखा गया है। ये मिलिंद मियांडर और नागसेन संवाद है। बुद्ध चरित्र जो कि संस्कृत में है, अश्वघोष द्वारा रचित है। ये ब्रजयान, तांत्रिक विद्या में विश्वास करते हैं ब्रजयान। जातक कथाएं जो है वो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी है जातक कथाओं में। अब देखते हैं बौद्ध पद जो है ना वो चैत्य जो है पूजागिरी है। विहार जो है निवास स्थान है। धम जो है वो धर्म है। स्तूप जो है वो मृत्यु को दिखाता है। ये जो स्तूप है ना, स्तूप की संरचना दी गई है। सबसे ऊपर जो होता है वो छत्रबलिया होता है। उसके बाद वो नीचे जो एक छड़ी की तरह होता है उसे यत्री बोलते हैं। और ये एक संदूक की तरह जो है इसे हर्मिका बोलते हैं। ये अंड है और इसके बाद ये चारों तरफ न प्रदक्षिणा पथ था। और जो गेट होता था उसे तोरण द्वार बोलते हैं, तोरण द्वार। और ये जो रेलिंग जिससे घिरा हुआ था उसे वेदिका बोला जाता है। सबसे बड़ा स्तूप जो है वो केसरिया स्तूप बिहार में है। ये केसरिया स्तूप है। धमेक स्तूप सारनाथ यूपी में है। रामभर स्तूप जो है कुशीनगर यूपी में है। सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। बोरेबुदुर स्तूप जो है वो इंडोनेशिया में है। बौद्ध विश्वविद्यालय देखते हैं तो वो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त वन ने बनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनाया था। उदंतपुरी गोपाल ने, विक्रमशिला धर्मपाल ने, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त वन ने। बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल हैं। ये हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, श्रावस्ती, वैशाली, संकसिया। अन्य देखते हैं तो लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की पहला उपदेश के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था।
भरूत स्तूप मध्य प्रदेश जातक कथाओं और कहानियों का वर्णन करता है। चेतियागिरी बिहार बिहार त्योहार सांची मध्य प्रदेश बौद्ध धर्म से संबंधित है। चेतियागिरी बिहार त्योहार जो है ना वो सांची मध्य प्रदेश में होता है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध गुफा मंदिर जो है ना वो बराबर गुफाएं बिहार में। पहले एवं चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान जो थे वो अयोध्या में थे। कल्पसूत्र पार्श्वनाथ नाथ और महावीर के जीवनियाँ शामिल हैं। कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर के जीवनियाँ शामिल हैं। अभी इसको देख चुके हैं। अब आते हैं महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपद की एक एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो था कंबोज, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक थी। उसके बाद गांधार है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद आते हैं ये कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ था? हस्तिनापुर था कुरु की राजधानी। पंचाल, पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कामपिल्य था। फिर ये है सूर्यसेन, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सीधी की राजधानी शक्तिमती था। इधर मल की राजधानी जो था वो कुशानारा था। और काशी की राजधानी वाराणसी था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा। अंग की राजधानी चंपा। ब्रिजी की राजधानी वैशाली। और दक्षिण भारत में हमारा अस्मक था जिसकी राजधानी पोटली थी। भारत में महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व के हैं। 16 महाजनपद थे। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग जातियों में विभाजित थे ये। और ये जातियाँ जो थे वो जन बनाए, फिर जन जन और फिर अपने क्षेत्र को जनपद कहे। फिर कई जनपद मिलकर महाजनपद बनाई जो कि 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। महाजनपदों का उल्लेख उल्लेख जो है देखते हैं अष्टाध्यायी में। पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा में है ये। कुल कुल 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा में है। कुल 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद कहलाते हैं। दीप निकाय में सिर्फ 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य भगवती सूत्र कुल 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाजनपद देखा जाए तो ये दो तरह के होते थे। एक तो गणराज्य होता था जहाँ पर अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते थे। इसमें 5 थे, बज्जी, मल, कुरु, कंबोज और अस्मक। जबकि राजतंत्र शाही भी थे जहाँ पर 11 ऐसे क्षेत्र थे जो कि राजा के द्वारा शासन होते थे और वंशानुगत राजा बनते थे। महाजनपद राजधानी आधुनिक स्थिति देखते हैं। अंग की राजधानी थी चंपा और ये मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र था। मगध की राजधानी थी राजगिरी पाटलिपुत्र और ये गया और पटना वाला क्षेत्र है। काशी की राजधानी वाराणसी है और ये बनारस वाला क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या है, ये पूर्वोत्तर यूपी का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा है और ये मथुरा वाला क्षेत्र है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कामपिली है, ये पश्चिमी यूपी बरेली का क्षेत्र है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ये मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा का क्षेत्र है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, ये जयपुर वाला क्षेत्र है। चेदी की राजधानी सोतीवती या बांदा है और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ये अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती है, ये मध्य प्रदेश के मालवा वाला क्षेत्र है। गांधार जो है वो तक्षशिला इसकी राजधानी है, रावलपिंडी में है ये। कंबोज इसकी राजधानी पूंछा या हाटक है और ये राजौरी और हजरा वाला क्षेत्रों में है ये। अस्मक प्रतिष्ठान या पैठन है, ये गोदावरी के तट पर है। बज्जी जो है वो वैशाली इसकी राजधानी है, वैशाली वाला क्षेत्र में है। मल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर है, ये देवरिया यूपी में है ये। अब आते हैं मगध के उत्थान के कारण क्या थे। तो मगध जो था वो लाभप्रद स्थिति में था, गंगा के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। हाथियों की बड़ी संख्या में उपलब्धता थी। महान पराक्रमी नेता भी हुए यहाँ पर, महान पराक्रमी शासक हुए। लौ खदानें, झारखंड के क्षेत्र से इन्हें लौ खदानें मिल जाता था और हथियार की उपलब्धता उससे बढ़ गई थी। अब आते हैं हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार था। 544 ईसा पूर्व से 492 बीसी तक इसने शासन किया था। बिंबिसार तकरीबन 52 वर्षों तक ये शासन करता है। बिंबिसार ये आगरा विजय करता है
आगरा विजय करता है। कूटनीतिक रूप से विवाह विवाह के माध्यम से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। इसकी 3 पत्नियां थी। एक था कौशल राजा का पुत्र प्रसेनजित की बहन बहन से शादी करता है। चेलेना जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी उससे शादी करता है। मद्र कबीला पंजाब के राजकुमारी से भी शादी करता है। अपने चिकित्सक जीवक को इसने उज्जैन उज्जैन शासक जो कि पीलिया से ग्रसित थे उसके यहाँ भेजा था। इसकी उपाधि जो थी वो सेनिया की उपाधि थी। इसका पुत्र होता है अजात शत्रु। ये चेलेना का बेटा बेटा चेलेना का पुत्र था। लिच्छवी पर विजय प्राप्त करता है। ये कौशल को हराया और उसकी राजा राजा की बेटी से विवाह भी करता है। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक भी था अजातशत्रु। पिता बिंबिसार की हत्या भी किया था इसने। इसने युद्ध इंजन या गुलेल कैटापल्ट्स का उपयोग करके वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह का यह कैटापल्ट्स का यूज किया हुआ था। उदयीन उदयीन ने राजधानी राजगीर या राजगिरी से पाटलिपुत्र परिवर्तित किया था। तो पाटलिपुत्र फिर वर्तमान नाम इसका पटना है। शिशुनाग वंश देखते हैं तो शिशुनाग वंश अवंती को हराया और मगध में विलय कर लिया। शासक जो थे वो कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण दिया था। नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद थे और इसने अपनी उपाधि लिया था एक राट की मतलब साम्राज्य निर्माता की। सभी क्षत्रियों को उखाड़ने उखाड़ने वाला इसकी उपाधि थी। घनानंद मैसिडोनिया का शासक अलेक्जेंडर का इसके शासनकाल मैसिडोनिया का शासक अलेक्जेंडर का इसके शासनकाल में 326 ईसा पूर्व के दौरान आक्रमण होता है। अलेक्जेंडर महान कई स्थानों पर विजय प्राप्त करता है। सेना ने आगे युद्ध के लिए मना कर देता है। हाइडे स्पीज और हाइडे स्पीज का युद्ध मतलब उसे झेलम नदी भी कहते हैं। तो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। सिकंदर इसमें विजयी होता है। समाज देखे तो मिट्टी के बर्तन इस समय जो मिट्टी के बर्तन थे वो उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन थे। उत्तरी काले पॉलिश बर्तन थे। NBPW वाले बर्तन थे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन समय में कैसे कैसे बर्तन थे। नवपाषाण काल में कार्ड इम्प्रेसेज था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वो OCD ऑर्चर्ड कलर पॉटरी था। फिर पूर्व वैदिक काल में जो था वो BRW ब्लैक रेड वेयर था। उत्तर वैदिक काल में जो था वो PGW था। पंचमार्क चांदी के सिक्के धन का रूप था। ये व्यापार करने में सुविधा थे। पंचमार्क सिक्के दो तरह के थे। एक था निष्क और दूसरा था कसारपन और ये सभी चांदी के सिक्के थे। कारीगर और व्यापारी देखते हैं तो शिल्प कला वंशानुगत था। लोहे के फाल कृषि अधिशेष हड़प्पा के बाद दूसरा शहरीकरण की शुरुआत होती है। गिल्ड और श्रेणियाँ ये संगठन था। श्रेणियाँ जो था वो व्यापारियों का समुदाय था। पद देखते हैं तो ग्राम प्रधान को भोजक बोलते थे। धनी किसान गृहपति कहलाता था। अधिकांश धनी किसान जो थे ना वो वैश्य समुदाय से आते थे। किसानों को कर के रूप में उपज का 1/6 भाग देना होता था। बलि जो था वो राजा का स्वैच्छिक भेंट था। टोल टैक्स जिसे सालिका या शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता है सोलिका कहते थे और ये शुल्काध्यक्ष वसूल करते थे। अधिकारियों द्वारा वसूला जाना था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल पाल राजा ने करवाया था। मगध गंगा के दक्षिण में एवं गंगा और सोन नदी के मिलन स्थल पर स्थित था। शक्तिशाली होने का कारण था ये। वाराणसी वरुण और अस्सी नदियों के नाम पर बना हुआ है। मथुरा उत्तर पथ कंबोज गंधार और दक्षिणा पथ के मिलन स्थल पर स्थित था। मथुरा मगध के बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अवंती बज्जी कुल 8 गण में बटा हुआ था जिसमें कि जनात्रिका विदेह लिच्छवी आदि गणतंत्र थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं तो मौर्य वंशावली देखें तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक तकरीबन 137 वर्षों तक मौर्यों ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद कुछ समय के लिए सुसीम रहता है। फिर उस सुसीम के बाद अशोक बनता है। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है।
तो ये देखा जाए तो तकरीबन 32 42 वर्षों तक, ये तकरीबन 41 वर्षों तक अशोक का शासन रहता है। फिर 30 है, फिर अन्य पुत्र है। कुणाल 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक शासन करता है। दशरथ 224 ईसा पूर्व से 216, फिर उसके बाद संप्रति 216 से लेकर 205 ईस्वी तक। संप्रति के बाद जो है ना वो शालीन, सुक, देवधर्मन, सतधनवन और बृहदत्त शासन करता है। बृहदत्त अंतिम राजा अंतिम था। मौर्य साम्राज्य के स्रोत देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य का प्राथमिक स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह पुस्तक ब्राह्मण के घर से मिली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने में मुख्य भूमिका निभाई थी ये कौटिल्य ने। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस गुप्त साम्राज्य के समय लिखित पुस्तक है। संस्कृत के विद्वान थे विशाखदत्त। मौर्य साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। कुछ दक्षिण भारत को छोड़कर भारत और अफगानिस्तान तक इसका साम्राज्य था। मेगास्थनीज की इंडिका यह यात्री था, भारत आया था ग्रीक से। बौद्ध साहित्य। मौर्य साम्राज्य का स्रोत है बौद्ध साहित्य। मौर्यों के समकालीन थे बौद्ध। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, मुख्य कारण था इसका। इसलिए बौद्ध साहित्य अशोक एवं मौर्य साम्राज्य का वर्णन करता है। जातक कथाएं देखें तो दीपवंश, महावंश और दिव्यवदान, इसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। मौर्यों की उत्पत्ति का कोई ठोस सबूत नहीं है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक के दरबार में एक शूद्र कुल की महिला के साथ अवैध संबंध से चंद्रगुप्त मौर्य एक अवैध बालक था। जबकि बौद्ध धर्म उसे उच्च कुल का बताया है, और उच्च कुल का इसलिए बताया है क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म में उसे निम्न कुल की जगह उच्च कुल का बताया गया है। शूद्र कुल की उस महिला का नाम मोरी के कारण मौर्य वंश नाम पड़ा। मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य को निम्न कुल का मानता है। पुराण जो है वो शूद्र बताते हैं। मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस में ब्रिसाल बताया गया है। इसे कुलहीन निम्न कुल का बताया गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात का है वो इसे वैश्य बताता है। शासक देखते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना किया। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। चाणक्य के पिता चाणक्य घनानंद के दरबारी थे और वो चाणक्य चाहते थे कि गद्दी पर घनानंद न बैठकर घनानंद का छोटा भाई बैठे। घनानंद ने चाणक्य के पिता को मरवा देता है, जिसका बदला कौटिल्य ने लिया था। कौटिल्य अपनी सेनाओं में विष कन्या को रखते थे। विष कन्या का क्या होती थी? ये अनाथ लड़कियां होती थी। इन्हें सूक्ष्म या अल्प मात्रा में विष दिया जाता था। होठ व लार में विष रहता था। शत्रुओं के खिलाफ ये प्रयोग करती थी। चाणक्य नागा शत्रु के भेष में घनानंद के दरबार में गए, लेकिन बेइज्जती करके घनानंद ने उसे भगा दिया। चाणक्य ने बोला कि पाटलिपुत्र की जनता बहुत संख्या में मरेगी। पाटलिपुत्र की झील में जहर मिलाया, असंख्य की मृत्यु हुई। मृत्यु रोकने के लिए घनानंद को वन जाने को कहा गया। वन में 20 कन्याओं द्वारा घनानंद की मृत्यु कर दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था मौर्य वंश का। घनानंद को हराया था सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर महान का कमांडर था, को हराया था। उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया। मगध में अकाल पड़ा तब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और दक्षिण भारत भद्रबाहु के साथ चले गए। वहीं पर संलेखना विधि से वो अपना प्राण का त्याग कर देते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अपना पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था और 500 हाथी उसे वापस 500 हाथी उसे मिले थे। बेटी हेलिना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था चाणक्य की सलाह पर। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। अमित घात के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। बिंदुसार ने उसने मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग सीरिया के एंटियोकस वंश से किया था। वह 2 समुद्रों के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं बिंदुसार। उसी का पुत्र होता है अशोक। बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का संरक्षक था, जिसकी स्थापना मकलीपुत्र गोसाल ने किया था। अब आते हैं अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन किया इसने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उड़ीसा, कलिंग
जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो स्वतंत्र राज्य था कलिंग, अशोक ने उसे भी अपने में मिला लेता है। कुल 12 वर्ष तक शासन किया। राजाभिषेक के 9वें साल 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया और जीता। अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था ये। कलिंग युद्ध के बाद हृदय इसका परिवर्तन हो गया, वेरी घोष। युद्ध नीति के जगह पर यह धम घोष, प्यार की नीति, प्यार से जीतने की नीति इसने अपनाया। अशोक के अभिलेख देखते हैं तो अभिलेख जो थे वो अभिलेख दो तरह के होते थे, एक शिलालेख था और एक स्तंभ लेख था। शिलालेख देखें तो मुख्य शिलालेख 14 थे और लघु शिलालेख 15 थे। ये 14 शिलालेख जो थे ना वो 14 लाइनों में लिखी गई थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसके में वर्णित विषय देखते हैं तो पहला शिलालेख में इसने पशु बलि की निंदा की थी। दूसरा शिलालेख में इसने अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरा शिलालेख में इसने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धम महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक के शिलालेख के बारे में अब हम जानते हैं। बृहद शिलालेख में शाहबाज गड्डी पाकिस्तान में है, मानसेहरा पाकिस्तान में है, कालसी उत्तराखंड में, एयरगुड्डी आंध्र प्रदेश में, धौली उड़ीसा में, जौगढ़ उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, गिरनार गुजरात में, जौगढ़ उड़ीसा में, धौली उड़ीसा में, एयरगुड्डी आंध्र प्रदेश में, कालसी उत्तराखंड में, मानसेहरा पाकिस्तान में, शाहबाज गड्डी पाकिस्तान में। लघु शिलालेख में देखें तो मास्की कर्नाटक में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, निठूर कर्नाटक में, भाबरू राजस्थान में, सेरेकुना कंधार में, सहसराम बिहार में, तक्षशिला अफगानिस्तान में। धम्म का सिद्धांत दिया अपने अभिलेखों में। अभिलेख को पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। मिलने के स्थान, ये जो अभिलेख जो मिले हैं इनके वो हैं धौली से, जोगड़ा से, एरागुड्डी से, सोपारा से, गिरनार से, कंधार से, कालसी से, शाहबाज गड्डी से, मानसेहरा से। तो ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था। ये पूरा का पूरा नीचे के कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद ये पूरा फैला हुआ था, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को भी अपने में समेटा हुआ था। स्तंभ शिलालेख, इसकी कुल संख्या 14 थी। 3 भाषाओं में थे और 4 लिपियों में थे। प्रयुक्त प्रमुख भाषा थी प्राकृत भाषा, प्रयुक्त प्रमुख लिपि थी ब्रह्मी लिपि, अन्य लिपि खरोष्टी लिपि थी, ईरानियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। लघु शिलालेख 4 मास्की कर्नाटक से, गुर्जरा मध्य प्रदेश से, ब्रह्मगिरी नेटूर। स्तंभ शिलालेख 7 हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख एकमात्र शिलालेख है जो 7वें शिलालेख के साथ है। एक ही भाषा और एक ही लिपि का प्रयोग किया गया है दिल्ली टोपरा लेख में। प्राकृत भाषा और लिपि ब्रह्मी लिपि है। लौड़िया आर्यराज, लौड़िया नंदनगंज बिहार में है। रामपुरबा स्तंभ लेख केवल बैल मिला है। सारनाथ अशोक के धम्म परिवर्तन को दर्शाता है। इसने उन्होंने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया था। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो 24 जनवरी 1950 को अशोक के धम्म परिवर्तन को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। बराबर पहाड़ी गुफाएं देखते हैं तो बिहार, अशोक ने बौद्धों के लिए गुफाएं बनवाए। लोमस ऋषि गुफाएं बिहार में है। लोमस ऋषि गुफाएं जो है वो बिहार में है। नागार्जुन गुफाएं अशोक के पोते दशरथ द्वारा निर्मित है। नागार्जुन गुफाएं रूमनदेई और निगाली सागर जो है ये शिलालेख जो है वो नेपाल में है। अशोक ने अपने पौत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिलोन श्रीलंका भेजा था।
कनक मुनि या कोनागमन स्तूप जो है वो पुनर्निर्मित किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। पुष्यमित्र सिंह ने हराया था। मौर्य प्रशासन के बारे में देखते हैं। कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व हैं इसमें। राजा राजा था, सचिव अमात्य थे, क्षेत्र जनपद थे, किला दुर्ग थे, खजाना कोष था, सेना सेना और मित्र मित्र। कर प्रणाली देखते हैं तो सोने में चुकाया गया कर जो था वो हिरण्य था। इमरजेंसी कर जो थे वो प्रणय कहलाते थे। गांवों द्वारा वस्तु के रूप में दिया जाने वाला कर पिंडकारा। सेना रख रखाव कर जो था वो सेना भक्तम था, जबकि अधिवार जो था वो पार्श्वम था। अधिकारी सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष था, जबकि समाहर्ता जो था वो कर का संग्रह करता था। टैक्स कलेक्टर जो था वो समाहर्ता था, जबकि कोषाध्यक्ष जो था वो अकाउंटेंट जो था वो हमारा सन्निधाता था। न्यायालय देखा जाए तो फौजदारी न्यायालय को प्रतिष्ठा बोलते थे, कनक शोधन भी बोला जाता था। दीवानी न्यायालय को व्यवहारिक या धर्म स्थानीय बोलते थे। गोपा गोपा क्या था? हिसाब के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। अक्ष पटलाध्यक्ष जो थे वो महालेखाकार थे, अक्ष पटलिक थे। नगरका जो था वो शहर प्रशासन के लिए जाने जाते थे। सीताध्यक्ष जो थे वो कृषि का अध्यक्ष था। समष्टाध्यक्ष जो थे वो बाजार के लिए थे। नवाध्यक्ष जो थे जहाज़ों का हिसाब रखते थे। शुल्काध्यक्ष जो थे वो सीमा शुल्क के लिए थे। धम महामात्र जो थे वो धर्म के पालन की जांच के लिए थे। इंडिका में उल्लेखित मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 6 समितियां, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। सेना 6 समितियां, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। प्रांतीय प्रशासन देखते हैं तो मगध प्रांत मगध के उत्तरी उत्तर पथ तक्षशिला, पूर्वी प्राच्य पथ तोसली या कलिंग उसकी राजधानी थी। दक्षिण पथ स्वर्णगिरी राजधानी थी, जबकि पश्चिम में अवंती उज्जैन उसकी राजधानी थी। 5 समाज जो था 4 वर्ण पर था। इंडिका के अनुसार समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया गया था। कोई भी गुलाम नहीं था। अर्थशास्त्र के अनुसार महिलाएं उच्च पद पर आसीन थी और सेना का हिस्सा थी। अंत्यज मतलब बिना किसी जाति के जो होता था उसे अंत्यज कहा जाता था। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है और तलाक की अनुमति भी दी गई थी। जाति प्रथा मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित थे। ये 7 जाति थे: दार्शनिक, किसान, शिकारी और चरवाहे, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक, जासूस और पार्षद थे। अर्थव्यवस्था देखा जाए तो अशोक ने कर मूल्यों को कम कर दिया था। लोगों को बल्ली स्वैच्छिक भेंट में नहीं जाना पड़ता था। बंदरगाह देखे तो भरौच सुपारा जो था वो पूर्व का बंदरगाह था, जबकि ताम्रलिप्ति जो थे वो पश्चिम का बंदरगाह था। मौर्य वंश के बाद देखते हैं शुंग वंश। 185 से लेकर 73 बीसी तक शुंग वंश तकरीबन 112 वर्षों तक शासन किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को प्रमुख सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की नींव रखी थी। राजधानी विदिशा वर्तमान में मध्य प्रदेश को बनाया था। इसने अनुसरण किया था, हिंदू धर्म का अनुयायी था ये, और बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था। भरूत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, लेकिन वह मालविका उसकी प्रेमिका थी। मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास द्वारा रचित नाटक है ये। समकालीन देखा जाए तो पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। पतंजलि महाभाष्य पुस्तक इन्होंने लिखा था। पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ को आयोजित किया था। अवंती शासक देवभूति थे। अवंती शासक देवभूति थे। मुख्य सेनापति वासुदेव द्वारा अंतिम शासक जो था देवभूति था, और मुख्य सेनापति वासुदेव द्वारा देवभूति की हत्या कर दी जाती है और हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली जाती है। कण्व वंश जो है ना वो 73 बीसी से 28 बीसी तक 73 बीसी से 28 बीसी तक तकरीबन ये 45 वर्षों तक रहता है कण्व वंश। राजधानी इसकी पाटलिपुत्रा थी। सातवाहन वंश 60 बीसी से 225 एडी तक 60 बीसी से 225 एडी तक यह तकरीबन 350 वर्षों तक शासन करता है सातवाहन वंश।
समकालीन देखे जाए तो सातवाहन जो थे वो नीचे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सातवाहन थे, जबकि उसके ऊपर कण्व वंश थे उत्तर में। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो अस्मक था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? अस्मक था। राजधानी इसकी प्रतिष्ठान या पैठन महाराष्ट्र सातवाहन वंश की राजधानी थी। संस्थापक देखा जाए तो सिमुक था। सबसे महान शासकों में से एक सबसे महान शासकों में से एक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जो कि 105 से 130 तक तकरीबन 24 वर्षों तक शासन किया। नासिक अभिलेख में शक शासक क्षत्रप नहपान को हराया था। नासिक अभिलेख में यह उल्लेख है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक क्षत्रप नहपान को हराया था। वो नहपान जो शक शासक जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। सातवाहन वंश जो था वो ब्राह्मण वंश था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि थी एका ब्राह्मण की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 4 गुना वर्ण व्यवस्था स्थापित करने का दावा किया था। शक वंश के रुद्रदामन प्रथम ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी एक सातवाहन शासक को हराया था। समाज देखा जाए तो पितृवंशीय थे संपत्ति के हिसाब से, जबकि मातृवंशीय थे अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान करने की प्रथा की शुरुआत किया था। व्यापारी बौद्ध धर्म के मानने वाले और जैन धर्म के मानने वाले जो थे व्यापारी थे। राजा को कर इन्हीं से मिलता था, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में दी। शीशे के बने सिक्के भी चलवाए थे। बहुत से चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया गया चट्टानों को काटकर, जैसे नासिक कन्हेरी और करले महाराष्ट्र में, लोमस ऋषि का गुफा और नागार्जुनी का गुफा बिहार में। स्तूप बनवाए। अमरावती स्तूप, नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में, अजंता और एलोरा गुफाएं सबसे पहले इन्हीं के शासनकाल में बनी थी। चैत्य पूजा स्थल था, बिहार निवास स्थान था। सातवाहन एम्पायर देखा जाए तो ये नीचे जो कि नीचे देखा जाए तो हल्का सा गुजरात, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला ये जो हिस्सा था उसे वो पूरा का पूरा जो थे सातवाहन साम्राज्य का हिस्सा था। चेदी वंश, ये 60 बीसी से लेकर 225 ईसा 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक के आसपास चेदी वंश भी रहा था। इस वंश ने कलिंग के कुछ हिस्से में शासन किया था। राजा खारवेल इस राजवंश के सबसे महान शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कलिंग उड़ीसा, राजधानी जो था कलिंग था उड़ीसा में। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम, ये सेल्यूसिड एम्पायर था, सेल्यूकस निकेटर वाला जो ये सेल्यूसिड एम्पायर था। ये मध्य भारत से आक्रमण के देखते हैं तो मध्य एशिया में कई वंश शासन कर रहे थे। इसमें स्काइथिया जो कि बाद में शक कहलाए, युजेही ये वास्तव में कुषाण थे, पार्थिया और यूनानी। विश्व का 8वां अजूबा जो है वो कंबोडिया का अंकोरवाद मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है। भारत में अधिकतर आक्रमण जो था वो हिंदू कुश के तरफ से हुआ था। सबसे पहले मध्य एशिया से आक्रमण किया यूनानी वंश ने। यूनानी भारत में इनको इंडो ग्रीक कहा गया। यूनानी उत्तरी अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे। अफगानिस्तान के दक्षिण में सेल्यूकस निकेटर का वंश सेल्यूसिस वंश का शासन था। स्काइथिया के द्वारा यूनानियों का भारत पर आक्रमण किया गया। सबसे पहला शासक मिलिंद था, जिसने मिलिंद पन्हो पुस्तक लिखी थी, जिसमें मिलिंद के प्रश्न और नागसेन का उत्तर दिया गया था। यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले सिक्के जो हैं वो जनपद में मगध में मौर्य वंश के द्वारा लाया गया था। ये पंचमार्क सिक्के थे जो कि चांदी के बने हुए थे। यूनानी ने सबसे पहले राजा की तस्वीर वाले सिक्के भी जारी किए थे। यूनानी ने इन्हें हेलेनिस्टिक कला, गंधार कला की शुरुआत किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मध्य एशिया और भारत की कला को मिलाकर हेलेनिस्टिक कला या गंधार कला कहा जाता है। शक वंश जो थे 5 शाखाएं थे और ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शक जिन्हें स्काइथियन भी कहते हैं, 5 शाखाएं इसके अफगानिस्तान में अलग अलग शासन कर रहा था। कन्नड़ गुजरात में एक शाखा थी कन्नड़। शकों ने उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में शासन किया। 400 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक सैन्य गवर्नर महान क्षत्रप के अधीन था। राजा विक्रमादित्य परमार वंश ने शकों को हराया था 57 बीसी में।
ये परमार वंश के शासक थे राजा विक्रमादित्य। इन्होंने शकों को 57 BC में हराया था और हराने के बाद उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत किया। तो विक्रम संवत जो है वो 57 साल हमसे आगे रहता है। हिंदू धर्म में मान्यता दिया गया है विक्रम संवत को, जबकि भारत सरकार जो है वो शक संवत को मानती है। विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के शासक थे। परमार वंश के पहले शासक विक्रमादित्य परमार थे। सबसे प्रसिद्ध शक शासक जो थे वो रुद्रदामन प्रथम थे क्षत्रप वंश के। ये 130 से लेकर 150 AD तकरीबन 20 वर्षों तक रुद्रदामन प्रथम शासन करता है। शक शासक था ये। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख गुजरात से इनका वर्णन मिलता है रुद्रदामन प्रथम का। इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत कराया था, जिसका निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय समय मंत्री था उसने करवाया था। शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। इंडो सिथियन किंगडम है ये जो इंडो सिथियन किंगडम है, इधर अपने अंदर अपने तरफ ये मथुरा तक आ चुका था। मथुरा है, संगाला, ये सब के तरफ आ चुका था ये इंडो। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शकों के समय ना, शकों का ये पूरा साम्राज्य था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों को मिलकर ये था। फिर उसके बाद अगर हम नीचे देखा जाए तो इसमें सातवाहन एम्पायर भी उसी के समय था। शक के समय सातवाहन एम्पायर भी उस समय अस्तित्व करता था। कुषाण साम्राज्य, जिसे यूची या तोचारियन भी कहते हैं, पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। कुषाण साम्राज्य ने 200 वर्षों तक शासन किया। राजधानी इनकी पेशावर, पहले पेशावर थी, फिर बाद में मथुरा बना दी गई। स्वयं को ये देवताओं का पुत्र या राजाओं का राजा कहते थे कुषाण। कुषाण साम्राज्य में अलग अलग वंश आए थे। पहले जो थे वो कटफिसेस थे, कुजिल कटफिसेस और भीम कटफिसेस। कनिष्क 78 AD से लेकर 101 AD तक इन्होंने शासन किया था। कनिष्क तकरीबन हो गया ये 23 वर्षों तक शासन किया कनिष्क। सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। अन्य नाम था इसका द्वितीय अशोक भी कहा जाता है इसे। शक संवत की शुरुआत 78 AD में किया था इसने। चौथी बौद्ध संगीति का संरक्षक था ये। महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। सोने के शुद्धतम रूप वाले सिक्के भी चलाए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा इसने। ये रेशम मार्ग था जो कि चीन के बीजिंग और संघाई वाले इलाके से होते हुए चांग, लोझाऊ, और जियान, फिर उसके बाद यूमेन, एनसी, और एनसी के बाद ये दो भागों में बढ़ता है। फिर एक ऊपर चला जाता है हामी, तुर्फान, कुछ, अक्सू, कासगार पर फिर आकर ये मिलता है कोर्टन होते हुए। फिर वहाँ से ये अलग अलग भागों में बढ़ता है। फिर इसका एक शाखा जो है अपने तरफ आता है, जो कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। ये पंजाब, दिल्ली, प्रयागराज पटना होते हुए ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। हमें हमें उनके बारे में रवाता शिलालेख से, जो कि अफगानिस्तान से मिला है, पता चलता है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं तथा बैक्टीरियन भाषा और ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। विदेशी आक्रमण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? मिट्टी के बर्तन, लाल बर्तन, ये लोग भिन्न तरीके से घुड़सवारी तकनीक लेकर आए। पगड़ी पहनना, सेखानी पहनना आदि सिखाए। राजनीति देखें तो कुषाणों ने सरकार की छत्रप प्रणाली की शुरुआत की। सैन्य शासन, वंशानुगत गद्दी नहीं। यूनानियों द्वारा रणनीति भी लाई गई। संस्कृति देखा जाए तो शिव और बुद्ध की पूजा करते थे ये। साहित्य, बुद्ध चरित्र, अशोघोष, बुद्ध की पहली जीवनी, महावस्तु और दिव्य वदान, कामसूत्र, वात्स्यायन, फोर्थ और मतलब चौथी या तीसरी शताब्दी में लिखा गया था ये कामसूत्र। विज्ञान देखा जाए तो चरक संहिता, चिकित्सा पढ़ाई था, तीसरी या दूसरी शताब्दी में लिखा गया था, दूसरी शताब्दी BC में लिखा गया था। चरक को न चिकित्सा का जनक माना जाता है, जबकि शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक माना जाता है। गंधार और मथुरा, गंधार जो था वो ग्रीक था। बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बुद्ध के चारों ओर प्रभामंडल ठीक से विकसित नहीं हुआ था। ये भूरा बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे। जबकि मथुरा में जो था वो स्वदेशी था। ये कुषाणों के द्वारा विकास किया गया था। हिंदू देवी देवताओं और जैन को मानने वाले थे। प्रभामंडल का ठीक से विकास हुआ था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था।
अब आते हैं संगम वंश के बारे में जानेंगे। तो संगम वंश में ना ऊपर जो होता था चोल, फिर उसके बाद बाएं साइड में मतलब हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम वाले इलाके में चेर, और दक्षिण पूर्व वाले इलाके में पांड्य शासन करते थे। दक्षिण भारत में कांस्य युग नहीं बल्कि महापाषाण युग था। इस समय दक्षिण भारत में ना कांस्य युग नहीं था बल्कि महापाषाण युग था। समय अवधि जो था वो 2520 ईसा पूर्व में इधर क्या था, महापाषाण युग चल रहा था। दक्षिण भारत में लौह युग भी कहा जाता है। महापाषाण युग को दक्षिण भारत में लौह युग कहते हैं। कब्रों के आसपास ना इस तरह के पत्थर भी पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन, काले और लाल बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन जो थे वो काले और लाल बर्तन थे। समुदाय ग्रामीण और देहाती समुदाय था। दक्षिण भारत का इतिहास देखा जाए तो चेर, पांड्य और चोल राजवंश राजवंश से शुरू होता है। चेर चेर पांड्य और चोल राजवंश से शुरू होता है। संगम दक्षिण भारत का इतिहास देखा जाए तो दक्षिण भारत का इतिहास जो है ना चेर, चोल और पांड्य तीन साम्राज्यों से शुरू होता है। संगम वंश सभा आयोजित किया गया था तमिल क्षेत्र मुचंगम में। संगम वंश का ना ये सभाएं आयोजित था तमिल क्षेत्र मुचंगम में। संगम का मतलब होता है सभा। महापाषाण लोग चेर, चोल, पांड्य थे। कुल तीन संगम हुए थे जिनका संरक्षण पांड्य राजाओं ने किया था। प्रथम संगम जो हुआ था मदुरई में हुआ था। अगस्त्य द्वारा संरक्षण दिया गया था। दूसरा जो था कपाटपुरम में था। तोलका पियर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तीसरा तो था मदुरई में था। प्रथम संगम में संगठित साहित्य जो है वो अब प्राप्त नहीं होते हैं, बाढ़ में ये बह गए थे। दूसरे संगम का साहित्य जो है वो तोल्काप्पियम है जो कि प्रारंभिक तमिल पाठों में से एक है। संगम साहित्य कथात्मक पाठ कहानी के रूप में मेल कन्नक्कू इसमें प्रमुख 8 रचनाएं हैं, जबकि उपदेशात्मक या काव्यात्मक हैं काव्य के रूप में, जैसे किल कानक्कू इसमें कुल 18 लघु कृतियाँ हैं। यह में प्यार युद्ध का वर्णन करते हैं। प्यार को एकम बोलते हैं और युद्ध को पूरम बोलते हैं तमिलनाडु में, तमिल भाषा में। शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगाल रचनाकार थे इसके। इसमें शिल्पाधिकारम में क्या है, कोबलम राजा कनगी पत्नी और माधवी दासी की कहानी है, जिसमें ये कोबलम और माधवी की प्रेम कहानी इसमें वर्णन है शिल्पाधिकारम में। जो कि माधवी कौन रहती है, दासी रहती है। कनगी जो है ना वो पवित्रता और शुद्धता की देवी मानी जाती है। मणि मेखलई में कोवलन और माधवी के पुत्री के बारे में वर्णन है। मणि मेखलई में कोवलन और माधवी के पुत्री के बारे में वर्णन है। और इसके मणि मेखलई के लेखक है सतनार लेखक है। इधर देख लिए ऊपर में चोर, फिर बगल में फिर हमारे बाएं में चेर और नीचे पांडे। दक्षिण भारत का भूगोल देखते हैं तो भूमि को थिनेस कहते हैं। भूमि को थिनेस कहा जाता है तमिल में। 5 भागों में ये बटे हुए हैं, 5 भागों में विभाजित है। ये है कुरुंची, पलाई, मुलाई, मारुतम और नेयताल। थिनई जो है वो थिनई का प्रमुख जो होता है वो मूवेंदर कहलाता है। मूवेंदर। कुरुंची या कुरिंसी ये शिकार और संग्रहण का क्षेत्र था। कुरुंची या कुरिंसी शिकार या संग्रहण का क्षेत्र था। कुरुंची या कुरुंसी जो कि सबसे अंदर वाला जो क्षेत्र था वो था शिकार या संग्रहण का क्षेत्र था। पलाई जो कि मवेशी चोर या लूटपाट का क्षेत्र होता था। मुलई जो कि पशुपालन का क्षेत्र था। मारुतम कृषि का क्षेत्र था। और नेयताल जो कि मछली पकड़ना एवं नमक संग्रहण का क्षेत्र था। बिंदुसार 2 समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता कहा जाता है बिंदुसार को। अशोक के शिलालेखों में चेर, चोल तथा पांड्य का वर्णन मिलता है। चेर को केरल पुत्र कहा गया है। केरल में शासन करते थे ये। ताम्रपानी श्रीलंका के लोगों को ताम्रपानी कहा गया है अशोक के शिलालेखों में। चेर केरल मुख्यतः ये केरल और तमिलनाडु वाले कुछ क्षेत्रों में शासन करते थे। इनकी राजधानी बंजी थी। बंदरगाह शहर जो थे वो मुजीरिस और टोंडी था। रोमन के साथ यह व्यापार करते थे चेर। अगस्टस मंदिर जो है ना रोमन द्वारा निर्मित किया गया था। प्रतीक देखा जाए तो इनका धनुष और बाण इनका प्रतीक था चेर का। पुगलूर शिलालेख में इनका वर्णन किया जाता है। महानतम चेर शासक जो थे वो सेन गुटबन थे, जिसे लाल चेर कहा गया था। ये कन्नगी की पूजा करता था। ये
राजा सेन गुटवन है, जिसे बेल केलू कुटवन भी कहा जाता है, रूलर ऑफ चेर डायनेस्टी। चोल, चोल मंडलम अन्य नाम था इसका, चोल मंडलम कोरोमंडल तट पर शासन शासन करते थे चोल, कावेरी डेल्टा में। पांड्यों के उत्तर पूर्व में शासन था इनका, पांड्यों के उत्तर पूर्व में इनका शासन था। पिन्नार और बेलार नदियों के बीच में शासन करते थे चोल। इनकी राजधानी जो था उरयूर या पूहर था। उरयूर या पूहर को कावेरी पट्टनम या पट्टनम अन्य नाम था इसका, बंदरगाह शहर था ये। सूती कपड़ों का व्यापार व्यापार करते थे। उत्तम या योग्य नौसेना था इनका। सबसे महान शासक शासक जो थे चोल का सबसे महान शासक थे वो कराइकल थे। बेनी का युद्ध लड़ा था इसने, कराइकल था जो कि बेनी का युद्ध लड़ा था। चेर और पांड्यों को हराया था। किसने? कराइकल ने चेर और पांड्यों को हराया था। बेनी का युद्ध भी लड़ा था। प्रतीक देखा जाए तो इसका प्रतीक बाघ है। पांड्य तमिलनाडु में शासन करते थे पांड्य। राजधानी इनकी इनकी मदुरई या मदुरै या मदुरई था। बेगई नदी के तट पर स्थित था। प्रतीक चिन्ह था मछली। मेगास्थनीज की पुस्तक में सबसे पहले वर्णन वर्णन है। ये मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? पांडे। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। बंदरगाह इनका कोरकई, इनका बंदरगाह का नाम कोरकई था। समाज तीन वर्गों में विभाजित था। शासक वर्ग जिसे आरासर कहते हैं, धनी वर्ग जिसे बेलारल कहते हैं, और निम्न वर्ग जिसे कदाइसियार कहते हैं। वैश्यार जो थे वो व्यापारी होते थे। वैश्यार जो थे वो व्यापारी होते थे। सरकार का स्वरूप देखें तो संगम काल में वंशानुगत राजतंत्र शासन का रूप था। कालभ्रो कालभ्रो जो कि कालभ्रो ने संगम काल के बाद 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच तमिल देश पर कब्जा कर लिया था। इसके काल को पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने अंधकार युग कहा था, कालभ्रो के काल को। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य जो है वो 310 एडी से लेकर 540 एडी तक तकरीबन तकरीबन 230 वर्षों तक शासन किया था गुप्त साम्राज्य ने। संस्थापक संस्थापक था गुप्त का श्रीगुप्त था। उसका पुत्र था घटोत्कच। उत्तर भारत यूपी बिहार में शासन किया था इसने। चंद्रगुप्त वन 319 एडी से लेकर 334 एडी तक तकरीबन 25 वर्षों तक शासन करता है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त प्रथम उपाधि इसका था महाराजा धीराज की। विवाह किया था इसने कुमार देवी से, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। गुप्त संवत की शुरुआत किया 319 या 320 एडी में। स्वर्ण सिक्के इसका दिनार कहलाता है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 एडी तक तकरीबन समुद्रगुप्त 45 वर्षों तक शासन करता है। गुप्त साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और महान शासक था ये। गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था समुद्रगुप्त। इसके शासन का वर्णन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद स्तंभ लेख है, हरिसेन द्वारा लिखित में किया गया। ये कभी कभी नहीं हारा था। ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वी एस स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। उपाधि जो देखा जाए इसका तो इसकी उपाधि है कविराज की, परम भागवत की, सर्वराज ओदेता की, सभी राजाओं को हराने वाले की। कविराज मतलब कवियों का राजा। इसे बीना बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 एडी तकरीबन ये 34 वर्षों तक शासन करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त और शक आक्रमणकारी की हत्या कर सत्ता हासिल करता है। सबसे पहले तांबे के सिक्के पेश किया था इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विवाह इसका देखा जाए तो भाई की पत्नी ध्रुव देवी से इसने विवाह किया था। इसके शासनकाल में उच्च स्तर का वैवाहिक गठबंधन देखा गया था। पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त सिंहासन पर बैठी। शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। मेहरौली लौह स्तंभ लेख दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसके शासनकाल में नवरत्न रहते थे। ये है अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, शंकु, वारामिहिर, वररुचि, बेताल भट्ट और छपनक। भारत के शेक्सपियर कहा जाता है किसको? कालिदास को। फायान
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री यात्री फाहियान था। बंगाल से चीन की यात्रा ये किया था वापसी के समय में। उपाधि इसको विक्रमा उपाधि जो था विक्रमादित्य का उपाधि था। कालिदास की पुस्तकें देखा जाता है तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की पुस्तकें अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्नि मित्रम है, रघुवंशम है, मेघदूत है, कुमार संभवम है और ऋतु संहार है। शूद्रक की पुस्तकें देखते हैं। मृक्ष कटिका, अन्य नाम था द लिटिल क्ले आर्ट। चारुदत्त बसंत सेना की प्रेम कहानी है मृक्ष कटिका में। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त। 415 से लेकर 455 एडी तक तकरीबन 40 वर्षों तक शासन करता है ये। इसके समय हूनों का आक्रमण होता है। मध्य एशिया की जनजाति था हूनों का आक्रमण होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था कुमारगुप्त ने। स्कंदगुप्त 455 से लेकर 461 ईस्वी तक, ये मात्र ये 6 वर्षों तक शासन करता है, लेकिन इसने हूनों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, उसे हराया था। इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य की। स्रोत मिलता है इसका भीतरी स्तंभ लेख है। प्रशासन देखा जाए कि इसका गुप्तों का प्रशासन देखा जाए तो राज्य विकेंद्रीकृत प्रशासन था। राज्य भुक्ति में बटा हुआ था। भुक्ति उपारिक के प्रभाव के अंतर्गत थे, मतलब भुक्ति के जो अध्यक्ष होते थे उपारिक होते थे। फिर उसके बाद विषय, भुक्ति विषय में बटा हुआ था, विषयपति के प्रभाव में था। विषय जो था वो बीथिस में बटा हुआ था, जो कि नगरपति के प्रभाव में था। और बीथिस जो था वो गाँव में बटा हुआ था, जो कि ग्रामिका के प्रभाव के अंतर्गत था। महत्वपूर्ण अधिकारी देखते हैं। कुमार माते प्रांतीय अधिकारी था। महादंड नायक जो थे वो दंड के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे, न्यायाधीश थे ये। संधि विग्रहिका जो था युद्ध और न्याय का अधिकारी था। अर्थव्यवस्था देखा जाए तो अत्यधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कर देखा जाए तो भाग, कृषकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपज का 1/6 भाग था। भोग, राजा को समय समय पर फल फूलों की आपूर्ति। भोग, बाली, दमनकारी कर था ये, ऊपरी कर, अतिरिक्त कर। बिस्टी जो था वो बंधुआ मजदूरी को दिखाता था। सेना भक्ति, जब सेना किसी गांव से गुजरती थी तो उसे लोगों के द्वारा भोजन दिया जाना सेना भक्ति कहलाता था। संस्कृति, बराह की मूर्ति, बराह मतलब महान सुअर, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था। ये विष्णु के अवतार थे। वराह अवतार जो थे विष्णु के अवतार। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में ये वराह की मूर्ति है। दशावतार मंदिर का निर्माण झांसी यूपी में किया गया। भीतरगांव मंदिर का निर्माण कनकपुरा यूपी में किया गया। भगवान कृष्ण को समर्पित है ये। ईंट का मंदिर है ये, सबसे पुराना मंदिरों में से एक है। गुप्तोत्तर काल देखा जाए तो पुष्यभूति या वर्धन वंश संस्थापक थे। पुष्यभूति थे संस्थापक थे। इसकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा के थानेश्वर इसकी राजधानी थे। पुत्र जो था वो प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन का पुत्र जो था वो राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन की बहन का नाम राजश्री था, जिसका पति ग्रहवर्मा था। ग्रहवर्मा कन्नौज पर शासन करता था। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने शशांक, जो कि गौर का शासक था, उत्तर बंगाल में गौर राजा था शशांक, उसके साथ गठबंधन बनाकर ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और इसकी बहन राजश्री को बंदी बना लेता है। और फिर राजवर्धन की भी धोखे से राजवर्धन की भी हत्या कर देता है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक राजवर्धन और छोटा पुत्र हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 एडी तक। हर्षवर्धन तकरीबन 41 वर्षों तक शासन करता है। राजधानी इसकी, हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। पराजित किया था इसने ध्रुवसेन द्वितीय को। बल्लभी शासक, गुजरात का बल्लभी शासक था ध्रुवसेन द्वितीय, उसको हराया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के समय यात्री आए थे, उसका नाम था वेनसांग था, जिसे जुआन जांग भी कहते हैं। अब आते हैं आयोजित सभाएं देखते हैं। हर्षवर्धन ने कन्नौज में वेनसांग के सम्मान में सभाएं आयोजित किया था। दूसरा सभा था प्रयाग में, हर 5 साल में आयोजित होता था। प्रयाग में हर 5 साल में ना प्रयाग में सभाएं आयोजित होती थी। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर था ये। कुंभ की उत्पत्ति, मतलब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुंभ की उत्पत्ति से संबंधित था ये। शैव का उपासक था ये। बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था।
3 पुस्तकें इसने लिखी थी, रत्नावली, नागनंदा, नागनंदा और प्रियदर्शिका। इसकी जीवनी जो है ना वो हर्ष चरित्र दरबारी कवि बान भट्ट द्वारा लिखा गया था। बान भट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक भी लिखा था। यह पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हारा गया था। ये पुलकेशिन द्वितीय द्वितीय ने इसे हराया था। ये पुलकेशिन द्वितीय जो था ना वो चालुक्य शासक था। यह नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य शासक था। सकलोतल पथनाथ नाथ मतलब उत्तर भारत की भूमि भूमि इसका सकलोतल पथनाथ के स्वामी चालुक्य शिलालेख में हर्षवर्धन को दी गई उपाधि है। सकलोतल पथनाथ स्वामी की उपाधि जो है ना वो चालुक्य शिलालेख में हर्षवर्धन को दिया गया उपाधि है। ये सती प्रथा का पहला पहला ज्ञात शिलालेखीय साक्ष्य जो है ना वो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है मध्य प्रदेश में, जो 5वीं शताब्दी ईसा ईस्वी का है। गुप्तों के पतन का मुख्य कारण जो था वो हूनों का आक्रमण था। हूनों के आक्रमण के कारण गुप्तों का पतन हो गया था। वाकाटक राजवंश 250 से लेकर 500 ईस्वी तक ये भी शासन किया था। तकरीबन 250 वर्षों तक वाकाटक राजवंश का शासन था। सातवाहनों के सामंत थे। ये गुप्त के समकालीन थे। ब्राह्मण धर्म का पालन किया, लेकिन बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। भारत के मध्य और दक्षिण भाग पर शासन किए थे। ये पुराणों में इनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। संस्थापक विद्याशक्ति, अंतिम शासक प्रभावती गुप्त। इसका वाकाटक राजवंश का। अजंता गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध विहार और चैत्य का निर्माण वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षक में हुआ था। अजंता गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध विहार और चैत्य का निर्माण वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षक में हुआ था। ये जो था ना वाकाटक राजवंश था। ये केव रीजन्स ऑफ गुप्ताज, गुप्तों के द्वारा इस इलाके में केव बनाया गया था। चालुक्य वंश के बारे में जानते हैं। चालुक्य 3 विशिष्ट राजवंश थे इसमें। चालुक्य में 3 विशिष्ट राजवंश थे, बादामी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य। बादामी चालुक्य जो थे ना वो नीचे की तरफ शासन करते थे। ये बादामी चालुक्य नीचे की तरफ शासन करते थे, जबकि पूर्वी चालुक्य इधर उड़ीसा वाले एरिया में पूर्वी चालुक्य शासन करते थे। तो इन सब के बारे में जानते हैं हम यहाँ। पश्चिमी चालुक्य जो है वो इधर इधर जो हमारा गुजरात महाराष्ट्र वाले कर्नाटक वाले एरिया जो थे वो पश्चिमी चालुक्य थे, जबकि ये इधर जो था हमारा छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा वाले एरिया के कुछ हिस्से में ईस्टर्न चालुक्य थे। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बादामी के चालुक्य पहला शासक थे जय सिंह था, जो कि संस्थापक भी था। इसकी राजधानी बातापी थी। सबसे शक्तिशाली बादामी चालुक्य में सबसे शक्तिशाली चालुक्य थे वो पुलकेशिन था, जो कि 543 से लेकर 566 वर्षों तक तकरीबन 23 वर्षों तक शासन करता है। ये इसका पुलकेशिन का पुत्र था कीर्तिवर्मन, जो कि मारा गया था। फिर उसके बाद मंगलेश, उसका भाई जो था मंगलेश, वो शासक बनता है। और मंगलेश का पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने अपने पिता मंगलेश की हत्या करके शासक बनता है पुलकेशिन द्वितीय। बादामी के चालुक्य का था ये। पुलकेशिन द्वितीय जो था ना 610 से लेकर 642 ईस्वी तक तकरीबन 32 वर्षों तक शासन करता है पुलकेशिन द्वितीय। अपने वंश में सबसे महान शासक था ये। हर्षवर्धन को हराया था इसने। महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक को भी हराया था इसने। महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव शासक था उसको भी हराया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। नरसिंह द्वारा पराजित किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित किया गया था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद बातापी कोंडा की उपाधि ली। मतलब बातापी कौन था? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी, तो उसको जीतने वाला विजेता बताया अपने आप को। बातापी कोंडा की उपाधि धारण किया। नरसिंह वर्मन प्रथम था ये हराने वाला। विक्रमादित्य 1 कीर्तिवर्मन जो कि परपोता था, पराजित हुआ राष्ट्रकूट को। एहोल स्तंभ लेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में वर्णन करता है, रचयिता है दरबारी कवि रवि कीर्ति।
चालुक्य वास्तुकला देखा जाए तो शैली इनकी बेसर शैली थी, जो कि नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिलन मिलन शैली है बेसर शैली। नागर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली था, जबकि मध्य भारत में कहा जा सकता है कि बेसर शैली था। ये नागर शैली का स्टाइल था, ये द्रविड़ शैली का स्टाइल था। नागर शैली द्रविड़ शैली में क्या था, स्टाइल था, और ये जो था वो बेसर शैली का स्टाइल था। रावर फारी गुफा जो है एहोल में है, रावर फारी गुफा एहोर में। लाध खान मंदिर एहोल में। दुर्गा मंदिर अपसाइडल योजना पर निर्मित है, अपसाइडल योजना पर निर्मित है। हूची मल्ली गुड्डी मंदिर जो है वो एहोल मंदिर है। ये पत पतदक्कल मंदिर यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल है। पतदक्कल मंदिर जो है वो यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल है। 1987 में इसे कुल 10 मंदिर देखे गए, 4 नागर शैली के और 6 द्रविड़ शैली के। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर देखा जाए तो विरूपाक्ष जो है ना वो शिव के अवतार ही हैं, और बनवाया था इसे रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। विक्रमादित्य द्वितीय ने जब पल्लवों को हराया था तब इसका निर्माण किया था विरूपाक्ष मंदिर का। लोकेश्वर महादेव मंदिर भी इसे कहते हैं। संगमेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली में ही संगमेश्वर मंदिर बना है। पल्लव पल्लव के संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु पल्लव के संस्थापक थे। महानतम शासक इसके जो थे पल्लव के वो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। महेंद्र वर्मन का पुत्र था नरसिंह वर्मन वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन जिसने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को और बतापी कोंडा की उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन का शासनकाल 630 एडी से 668 एडी तक, तकरीबन यह 38 वर्षों तक शासन करता है। पल्लव पल्लव जो थे ना वो कलार्भ के सामंत थे। पल्लव कलार्भ के सामंत थे। राजधानी इसकी कांचीपुरम थी। वास्तुकला देखा जाए तो ये शोर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करते हैं पल्लवों के द्वारा। शोर मंदिर महाबलीपुरम में है ये। कैलाशनाथ मंदिर जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था, और शोर मंदिर भी इसी ने बनाया था। शोर मंदिर जो और कैलाश मंदिर दोनों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सात रथ मंदिर जो है ना वो शिव से संबंधित है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। महाबलीपुरम में पोर्ट शहर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम में पोर्ट शहर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट 753 से लेकर 982 एडी तक, तकरीबन 225 वर्षों तक शासन किया राष्ट्रकूटों ने। इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग का पुत्र था कृष्ण प्रथम थे। दंती दुर्ग के पुत्र कृष्ण प्रथम थे, जिसने कैलाश मंदिर बनवाया था एलोड़ा में। कृष्ण प्रथम जो कि जिसने कि कैलाश मंदिर बनाया एलोड़ा में। ये कैलाश मंदिर जो है ना मोनोलिथिक पत्थर मंदिर है, ये एक पत्थर से निर्मित है। उसके बाद कृष्ण प्रथम के बाद अमोघ वर्ष बनता है। अमोघ वर्ष जो था वो राष्ट्रकूट शासक ही था। 814 से लेकर 878 एडी तक शासन करता है ये अमोघ वर्ष, और ये सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला शासक होता है अमोघ वर्ष, जो कि तकरीबन 64 वर्षों तक शासन करता है अमोघ वर्ष। ये जैन धर्म को अपनाया था इसने। अपनी राजधानी जो है वो मानखेत को बनाया था। अपनी राजधानी इसने मानखेत को बनाया था। ये कविराज मार्ग पुस्तक और प्रश्नोत्तर मलिका दोनों पुस्तक का रचनाकार भी था अमोघ वर्ष। उसके बाद इंद्र तृतीय बनता है, जो कि प्रतिहारों को हराया था। इंद्र तृतीय प्रतिहारों को हराता है। अजंता और एलोड़ा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये हिंदू जैन और बौद्ध मंदिर से संबंधित है। पहले सातवाहनों ने बनाया, फिर राष्ट्रकूटों ने उसे बनवाया। अजंता की गुफाएं ये हैं, फिर एलोड़ा की गुफाएं हैं, और ये अजंता और एलोड़ा की साथ में गुफाएं हैं। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव और ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय ने शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार जुआंगजांग और अन्य तीर्थ यात्रियों ने वहाँ अध्ययन करने में समय बिताया था नालंदा विश्वविद्यालय में। जुआनजांग जिसे कि वेनसांग भी बोलते हैं। दशावतार मंदिर जो है वो विष्णु से संबंधित है। होयसल राजवंश देखते हैं। कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। होयसल राजवंश जो थे ना वो कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। बाद के चालुक्य कहते हैं कल्याणी के चालुक्य को। राजधानी इनकी द्वार समुद्र या हालेवीडु था होयसल की राजधानी। संस्थापक थे इसके नृपकाम द्वितीय थे। सितारों के आकार का ये चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण होयसलों ने करवाया था।
और ये भगवान विष्णु से संबंधित है। विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित किया गया था। ये सितारे के आकार का मंदिर था। भूमिजा शैली में निर्मित किया गया था। होयलेश्वर मंदिर का निर्माण भी होयसलों ने करवाया था। 42वां यूनेस्को विश्व विरासत साइट है ये, भगवान शिव को समर्पित है ये। अब आते हैं मध्यकालीन भारत भारत के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 700 से लेकर 1200 AD तक प्रारंभिक मध्यकाल है। 1206 से 1526 तक सल्तनत काल और 1526 से 1707 तक AD तक जो है वो मुगल काल है। तो प्रारंभिक मध्यकाल में गुज्जर, प्रतिहार, राजपूत, राजपाल, राष्ट्रकूट, चोल शासन करते हैं। मध्य सल्तनत काल में सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत, और इसके बाद 1526 से 1707 तक मुगल, मराठा, दक्कनी सल्तनत और यूरोपीय व्यापारी थे। त्रिपक्षीय संघर्ष देखा जाता है। कन्नौज कन्नौज त्रिभुज युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जो 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ा गया था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ा गया था त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर। गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के रूप में संस्थापक थे। ये गुज्जर प्रतिहार के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था। पाल वंश के बारे में जानते हैं। संस्थापक थे गोपाल। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसका पुत्र था धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया और इंदिरायुद्ध को हराया था। इंदिरायुद्ध को हराया था धर्मपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये, और ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय है। बंगाल क्षेत्र पर शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। गोपाल के बाद धर्मपाल, तब देवपाल, तब महीपाल, तब रामपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट थे। राजधानी इसकी कन्नौज है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे। इसकी राजधानी कन्नौज है। नागभट्ट प्रथम। मिहिर भोज। अरब विद्वान सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए गुज्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज 836 से लेकर 885 ईस्वी तक तकरीबन 49 वर्षों तक शासन किया था। मिहिर भोज की प्रशंसा किया था। सुलेमान एक अरब यात्री था जो भोज के शासनकाल के दौरान भारत आया था, और उसने भोज को सैन्य शक्ति, धन और कुशल प्रशासन का वर्णन किया। महेंद्रपाल। राजशेखर उसके दरबारी कवि थे महेंद्रपाल के। चोल साम्राज्य जो कि 850 से लेकर 1280 AD तक तकरीबन 425 वर्षों तक शासन किया। चोल साम्राज्य। संस्थापक थे इसके विजयालय थे। पल्लवों के सामंत थे ये। पल्लवों के सामंत थे। मुतरैयार से तंजावुर पर कब्जा किया। देवी निशुंभ सूदनी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था विजयालय ने। परांतक या परांतक वन 873 से 955 AD तक शासन किया। 873 से 955 AD तक, तो बहुत ज़्यादा हो गया ये, तकरीबन 27। और इधर ये हो गया 82 वर्षों तक ये शासन किया होता था परांतक वन। बेलोर में पांड्यों को हराया था ये परांतक वन। बेलोर में पांड्यों को हराया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से हारा था ये। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से हारा था परांतक वन, जो कि चोल शासक था। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम विजयी स्तंभ बनवाया और कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में। शासक देखते हैं राजा प्रथम 985 से लेकर 1014 AD तक। महमूद गजनवी के समकालीन थे ये। राजा वन। त्रिवेंद्रम में चेरों को हराया था। पांडवों को हराया और मदुरई पर विजय प्राप्त किया। श्रीलंका पर आक्रमण किया था राजा वन ने। नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया राजा वन ने। राजेंद्र वन 1012 से लेकर 1044 तक तकरीबन 32 वर्षों तक शासन किया राजेंद्र प्रथम ने। दक्षिण भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। चेर और पांडे को पूरी तरह से परास्त किया था इसने। श्रीलंका पर संपूर्ण विजय प्राप्त किया। गंगा पार कर बंगाल के 2 स्थानीय राजाओं को हराया। उपाधि इसने लिया था गंगई कोंड चोलपुरम का। एक नया शहर गंगई कोंड चोलपुरम बसाया। श्री विजया साम्राज्य और शैलेंद्र राजवंश के खिलाफ नौसैनिक अभियान भी चलाया था इसने। किसने? चोल साम्राज्य ने।
तो ये देखा जाए तो ये चोल जो थे, चोल साम्राज्य यहाँ तक विस्तारित था, लेकिन इसका प्रभाव जो था कलिंग, उड़ीसा उड़ीसा फिर इधर पेगू, पेगान, फिर ये वाला पूरा अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र हो गया, कहायपा, ये कोडारम, फिर उसके बाद पन्नाई, श्रीवाजा, ये सारे वाले क्षेत्र में इनका इनका प्रभाव था चोल का। चोलों ने कल्याणी के चालुक्यों के खिलाफ लड़ा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में चोल साम्राज्य का पतन हो गया। चोलों का स्थान पांड्य और होयसलों ने ले लिया। परवर्ती चालुक्यों का स्थान यादवों और काकतियों ने ले लिया। तो चोलों का स्थान जो है वो पांड्यों और होयसलों ने लिया, जबकि चालुक्यों का स्थान यादवों और काकतियों ने लिया। यादव राजधानी इनकी देवगिरी थी, काकतीय राजधानी इनकी वारंगल थी, होयसल जिनकी राजधानी हलेवीडी थी। सितारों के आकार के मंदिर मंदिर के लिए प्रसिद्ध था ये। राजा के पास सारे अधिकार थे। सलाह देने के लिए मंत्री परिषद था। चोल साम्राज्य निम्न निम्न में विभाजित था। चोल साम्राज्य जो थे मंडलम प्रांत, आगे ये विभाजित हुए बालानाडु नाडु में। चोल सरकार देखा जाए तो चोल स्थानीय और ग्रामीण सरकार के लिए जाने जाते थे। ये विकेंद्रीकृत थे। दो सभाएं होती थी। उर्व जो कि आम लोगों की सभा थी, जबकि सभा जो कि विद्वान ब्राह्मणों की सभा होती थी। अग्रहार ब्राह्मणों की भूमि को अग्रहार कहते हैं। गांव के मामले का प्रबंधन जो था वो एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था। चुनाव, संपत्ति वाले लोग या भूमि का विशेषाधिकार वाले लोग ही चुनाव में भाग लेते थे। कार्यकारी समिति इसका प्रत्येक सदस्य 3 साल के लिए नियुक्त होते थे। चोल काल के भूमि दान देखते हैं। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दान की गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाता था। नवगी, गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि को बेलन वगी कहते थे। देवदान, मंदिरों को दान की गई भूमि देवदान कहलाता था। पल्ली छंदम, जैन समुदाय को दान की गई भूमि पल्ली छंदम कहलाता था। साल भोग, स्कूलों को के रख रखाव के लिए दी गई भूमि साल भोग कहलाता था। बेलार जो थे वो धनी जमींदार को बेलार कहते थे। चोल साम्राज्य के दौरान कर देखा जाता तो 2 प्रकार का कर था। बेट्टी, बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी के लिए बेट्टी कर लिया जाता था। कदमई जो था वो भू राजस्व कर था। कदमई भू राजस्व कर था, जबकि बेट्टी जो था वो बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी वाला कर था। महान जीवंत चोल मंदिर जो है वो वह है बृहदेश्वर मंदिर और ऐरातेश्वर मंदिर, सभी यूनेस्को विरासत में शामिल हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है। ये राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राजा प्रथम के द्वारा कराया गया था। गंगई कोंड चोलपुरम राजेंद्र वन द्वारा निर्मित है। एरातेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ना वो राजा द्वितीय द्वारा करवाया गया। मंदिर वास्तुकला के बारे में जानते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली है। शिखर इसका वक्राकार होता है, जबकि दक्षिण भारत में जो शैली है वो है द्रविड़ शैली, और इसका शिखर जो है पिरामिड आकार का होता है। गर्भगृह में मूर्ति रखने का स्थान होता है और मंडप हॉल घंटी लगी होती हैं। यहाँ मंडप में हॉल घंटी लगी होती हैं। गोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में नॉर्थ स्टाइल के जो ये मंदिर थे वो आमलक था। फिर उसके बाद ये आमलक, फिर उसके बाद ये शिखर होते थे। और ये जो थे तीनों जो मंदिर थे वो मंडप कहलाते थे। गर्भगृह जिसमें मुख्य देवता को रखा जाता था। जबकि जबकि जो साउथ वाले में थे उसमें क्या था, ऊपर जो था कैपस्टोन रखा जाता था, कैपस्टोन। और ये जो था ना वो विमान था, मतलब ये पिरामिडल नुमा था, ये विमान कहलाता था। गर्भगृह में मुख्य देवता को रखा जाता था। मंडप जो होता था ना एक ही प्रकार का मंडप होता था, जबकि मंदिर की तरह नहीं होता था, वो मंडप ही होता था वो। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो था वो कैपस्टोन का वजन 90 टन का है। गंगई कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर, दक्षिण भारत में नंदी को बाहर रखा जाता था। नंदी जो थे वो बाहर रखे जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों में नंदी को बाहर रखा जाता था। कुंभकोणम का ऐरावतेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित था। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में चालुक्य वंश द्वारा निर्मित था। ये बेसर शैली में निर्मित है। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ना वो बेसर शैली में निर्मित है। शिव के नृत्य करती आकृति जो नटराज है ये तांडव करते हुए दिखाया गया है।
कांस्य से निर्मित है ये, लॉस्ट वैक्स तकनीक से निर्मित है ये। नागर नागर श्रेष्ठी पद, नगर के व्यापारी जो मुख्य बैंकर होते थे उसे नागर श्रेष्ठी कहा जाता था। बिल्लभ स्वामी ने मध्य प्रदेश चोल राजवंश के दौरान एक मंदिर शहर के रूप में विकसित। दक्षिण उत्तर के क्षेत्र में जो चोल साम्राज्य का हिस्सा बने हुए पांड्य और पल्लव थे। उत्तर मेरूड़ शिलालेख, तमिलनाडु में मिला है उत्तर मेरूड़ शिलालेख। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया और चालुक्यों से जब्त किए गए सूर्य तिलक आसन से भर दिया बृहदेश्वर मंदिर में। चालुक्यों से एक सूर्य आसन, एक गणेश प्रतिमा और एक दुर्गा माँ की कई प्रतिमाएं, पूर्वी चालुक्यों से एक नंदी प्रतिमा, उड़ीसा के कलिंग से भैरव शिव का एक रूप और भैरवी की एक प्रतिमा और बंगाल के पालो से एक काली माँ की प्रतिमा से मंदिर को भर दिया था। वो मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर।